चलो आज करेंगे सेट 5 AZ। तो यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक के काम में क्या कहा जा रहा है, यदि दो संख्याओं का लासा 26 और 156 का लासा दिया हुआ है तो मासा ज्ञात कीजिए। तो ये फॉर्मूला है हम लोगों के पास, ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, क्लास 5 से स्टार्ट होता है प्लस पर क्लास 10th में भी दिया हुआ है। तो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला है, क्लास 5 से जानते हो तुम। तो देखो दो संख्याएं दी हुई हैं 26 और 156, तो संख्याओं का क्या करना है, गुणा कर देना है। 26 गुणे 156, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब क्या निकालना है, लासा दिया गया है, मासा ज्ञात करना है। लासा 156 है, लासा भी इसका 156 है, तो लासा की जगह लिख दिया, मासा निकालना है। ठीक है, अब मासा चाहिए तो क्या होगा, गुणा। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लासा दिया गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या, मासा निकालना है। तो मासा बराबर यहाँ से क्या होगा, इधर जाके भाग कर देगा, तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे मिल गया। 26 156 बटे 156 कट गया, कितना आ गया 26। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हम लोगों का सही है। अब देखते हैं पहले का ख, द्विघात समीकरण यहाँ दिया गया है, इसके मूल कैसे हैं, वास्तविक है, बराबर है, वास्तविक है, भिन्न है, 4 ऑप्शन दिया, ये बताना है। तो मूल मतलब रूट, इस इक्वेशन के रूट कैसे हैं, तो उनकी हमें बताना है कि किस तरह के हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी बतानी है। तो क्या हमारे पास विविक्तिकर होता है ना, उसी से बताते हैं, b² - 4ac बराबर, अगर 0 आता है या क्या आता है उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये कैसा है, इसके मूल कैसे हैं। तो चेक करो, b² - 4ac क्या आता है, b² कितना है, b है ये, है ना, तो b हो गया -4 का स्क्वायर -4 इंटू a मतलब 2, c मतलब ये संख्या 2 गुणे 1, तो कितना आ गया ये, यहाँ पे 16 बना, यहाँ पे 4 दूनी 8 एकम 8 बराबर 8 आया, जो कि बड़ा है 0 से। तो 0 से बड़ा अगर आता है ये मान, b² - 4ac अगर 0 से बड़ा आता है तो मूल कैसे होते हैं, असमान होते हैं और वास्तविक होते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन है वास्तविक बराबर, नहीं वास्तविक तो है लेकिन बराबर नहीं है। वास्तविक और भिन्न, हाँ 0 से बड़ा है तो वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन 2 सही है। अब देखते हैं ग, बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी। तो फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास, रूट में x2 - x1, x2 - x1, तो डायरेक्ट करो, 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 2 करोगे उसमें से माइनस, फॉर्मूले में ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखो कितना आया, 16 और ये 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो गया 16 + 25, कितना हो गया 16 + 25, एक मिनट, ये 16 + 25 6, कितना हो गया ये 35 और 6 41, रूट ऑफ 41। तो 41 देखो यहाँ पे आया है ऑप्शन में, रूट 41। तो घ में क्या कह रहा है, त्रिज्या r के एक वृत्त का कोण थीटा है, इसके त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो क्या करना है हमें, चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो चाप की लंबाई θ/360 2πr होती है। क्षेत्रफल नहीं पूछा है, क्षेत्रफल की क्या होती है, θ/360 πr² होती है। तो ये होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन है, देखो थर्ड ऑप्शन है, θ/360 2πr, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अब अगला करते हैं अंगा, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दी हुई हैं और 9:16, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तुम्हारे पास प्रमेय है ना, क्या प्रमेय है, क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो मान लिया क्षेत्रफल क्या है, a1/a2 है, तो ये कितना होना चाहिए, भुजाओं का जो अनुपात है कितना है 9/16, तो इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए, है ना। तो कितना हो जाएगा 81/16, 16 256, ये अनुपात होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं 4 है, 81 और 256, ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो गया। चा में देखो क्या कह रहा है, चा में कह रहा है 1 का चा, 1 का चा, यदि कौसे के बराबर सै के तो a का मान बताइए।
कॉसेक ए बराबर सेक ए, तो फिर कोण ए का मान बताना है। तुम्हें बताया है कि कॉसेक ए सेक ए अगर हमें चाहिए तो इधर सेक है तो इधर भी सेक बनाओ, इधर कॉसेक है तो इधर भी कॉसेक बनाओ। हमारे पास जो कन्वर्जन सूत्र है 90 माइनस थीटा करके, दोनों सेम करोगे तब जाके दोनों के कोणों को तुम बराबर लिख सकते हो। तो कोण का मान ज्ञात करना है तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा, एक जैसा। तो कॉसेक को अगर सेक बनाना है तो हमें इसे क्या लिखना चाहिए या इसे क्या लिखना चाहिए, चलो इसको कॉसेक ही रहने दो, कॉसेक ए लिख दिए। तो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस ए। तो देखो ये सेक ही तो बनेगा ना, कॉसेक 90 माइनस ए, 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों त्रिकोणमिति सेम हो गई तो कोण भी बराबर होंगे, है ना, तब कोणों की तुलना कर सकते हो। तो a बराबर 90 माइनस ए, माइनस ए इधर आया जुड़ गया, 2a बराबर 90, तो a बराबर भाग दे देगा 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, चा का तीसरा, है ना, इसमें तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है जो कि सही है 45 डिग्री। ठीक, अब चलते हैं 2 का करेंगे दूसरा खंड। तो दूसरे के काम में देखो, एक 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो भूमि से 4 मीटर मान लो ये एक खिड़की है 4 मीटर पे, और एक सीढ़ी कहाँ लगाओगे, सीढ़ी सटा के ऐसे खड़ी तो करोगे नहीं, सीढ़ी तो थोड़ा दूर से लगाते हो ना, तो यहाँ से लगाओगे सीढ़ी, ये खिड़की तक लग गई, ये सीढ़ी लग गई। अब यहाँ से हो गई ये दीवार है ना, ये है दीवार, यहाँ पे खिड़की है, यहाँ से सीढ़ी है। तो सीढ़ी की लंबाई भी दिया हुआ है 5 मीटर लंबी है। सीढ़ी कितनी है, 5 मीटर लंबी। अब बताओ कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, दीवार का आधार कहाँ है, दीवार का ये आधार है, यहाँ से सीढ़ी का निचला सिरा ये है, ऊपरी सिरा ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो मान लिया क्या है, x है। त्रिभुज का नाम दे दो यहाँ पे ABC करके, ये A हो गया, यहाँ B और ये C, ऐसे नाम दे दो। उसके बाद जो जो दिया है वो लिख दो। सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर और खिड़की की ऊंचाई 4 मीटर, ऐसे यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे नहीं, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाता है। इतना तुम समझ रहे हो, यहाँ लिखोगे दिया है सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर, दीवार और ये खिड़की की ऊंचाई 4 मीटर। ये लिखने के बाद फिर लिखोगे माना आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बराबर x मीटर, इतना लिखोगे, आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बराबर x मीटर। उसके बाद अब कहोगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, दिख रहा है ना, ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लगा दो। क्या लिखें, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो बस सूत्र लिखो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है भाई, आधार और लंब समझ रहे हो ना, इसे बेस बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, यहाँ पे कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपो बोलते हैं। तो उस फॉर्मूला तुम्हारे लिए हो गया, इंग्लिश में बोलो या हिंदी में, जो इतना तो समझना ही चाहिए। तो अब चलो रख दो वैल्यू, कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर, ये हाइपो है ना 90 के सामने, और आधार कितना है x है, x का स्क्वायर, लंब कितना है 4 का स्क्वायर, ये उधर जाके घट गया तो x स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, इधर आएगा ना 16, घटेगा 4 का स्क्वायर 16, तो इसमें से घट गया, कितना आया 9, तो फिर x कितना आया, इसका रूट निकल गया 9 का बराबर 3 मीटर। तो लास्ट में लिख देंगे आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की ऊंचाई बराबर 3 मीटर। ठीक है, अब जो जो लिखना है मैं बोल दिया कर रहा हूँ, अगर तुम्हें स्टेप्स लिखने हैं तो तुम वीडियो को रोक कर जो बातें लिखनी है सुन सकते हो, लिख लो। लिखेंगे तो बहुत टाइम लगता है ना, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो बस समझा दे रहे हैं यहाँ पे। ओके चलो, तो देखो अब 3 के दूसरे के खा में क्या कह रहा है, सारे 1 नंबर के हैं, स्टेप लिखने हैं लेकिन। ठीक है, जैसे पहले बताया जा चुका है, पहले सवाल जो ऑप्शनल है केवल उसी में स्टेप नहीं लिखना है, दूसरे से सभी सवालों में तुम्हें स्टेप लिखने होंगे, भले ही वो 1 नंबर का हो। ठीक है, तो इसमें स्टेप लिखने होंगे जो जो है, कुछ इसमें स्टेप की ज़रूरत नहीं है, लिख दो। दिए हैं रैखिक समीकरण ये दोनों, ठीक है, लिख दो, ये दोनों रैखिक समीकरण दिए हैं। अब क्या करना है, इसे हल करो। बस हल करने के लिए क्या करें,
लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर विलोपन विधि आसान पड़ेगी ना, x x कट रहा है डायरेक्ट, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, उसके बाद इसको करोगे तो x प्लस 2y बराबर 19 और माइनस एक्स प्लस 2y बराबर 1। अब जोड़ दो तो माइनस प्लस कट गया, 2 2 4y हो गया, 19 और 1 20 हो गया, y बराबर जाके भाग दे देगा, 4 है ना गुणा यहाँ पे, तो वहाँ जाके भाग दे देगा, 5 आ जाएगा, y बराबर 5 आ गया। अब तुम्हें x भी चाहिए तो यहाँ रख दो एक में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम जो बोल रहे हैं अपना लिखना हो, तो 1 में रख दें यहाँ पे। यहाँ क्यों नहीं रख रहे हो, क्योंकि यहाँ माइनस में आ रहा है, फिर माइनस माइनस हटाना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पे रखो, तो x प्लस 2 गुणे, यहाँ गुणा है ना बीच में, तो y का मान 5, 5 दूना 10 बराबर उधर कितना है 19, ये 10 उधर गया, तो x बराबर 19 में से 10 गया 9 आया, है ना, ये 10 है ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 9। यही दोनों आंसर हो गए। बाद में अलग से दोनों को लिख लेना कि x बराबर इतना, y बराबर इतना, यहाँ पे ब्रैकेट बना के लिख देना, ये आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, चलो घ। तो देखो अब ग, दूसरे का ग, एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 मीटर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो क्या दिया हुआ है, एक बेलन है, बेलन की ऊंचाई दिया है साफ साफ और त्रिज्या भी दे दिया है, तब क्या दिक्कत रह गई, सब कुछ पता है ना। ये बेलन है, मान लो ऊंचाई दे दिया है कितनी, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, है ना। तो त्रिज्या भी पता है, ऊंचाई भी पता है, क्या पूछ रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ तुम लोग बोलो, बेलन का वक्र पृष्ठ नहीं पता, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया 2 गुणे 22/7 गुणे आर मतलब 7, एच गुणे 8, 7 7 कट गया, ये कितना हुआ 44 गुणे 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, 352 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 352 वर्ग सेंटीमीटर आया आंसर, तो ये आंसर हो गया तुम्हारा सही। नेक्स्ट करते हैं घ, इसी में घा करते हैं, रहने दो, ठीक है, घा करते हैं। तो घा में देखो क्या कह रहा है, दूसरे का घा, cos 46 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री, इसका मान बताना है। साफ दिख रहा है दोनों एक दूसरे कोटि पूरक है कि नहीं, जोड़ने पे 90 बन रहा है, तो किसी एक को क्या लिख दें 90 माइनस थीटा, और दूसरे को वैसे ही रहने दें, तो क्या बन जाएगा ये cos 90 माइनस 46 माइनस साइन 44, साइन 44। अब देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा 46 डिग्री माइनस, सॉरी गलत किया गया, 44 होना चाहिए ना, यहाँ पे इसको घटाना है ना 50 में से 44, हाँ तो 44 डिग्री, ठीक है, और ये भी साइन 44 डिग्री, दोनों कट गए, आंसर आ गया 0। सही है, ठीक। अब चलो नेक्स्ट खंड। तो देखो 3 के का में क्या कह रहा है, ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, जिसमें से A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को ये वाला बिंदु P किस अनुपात में बांटता है। लिखा है प्रश्न में बिंदु P, दैट मीन्स ये बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड, तो बिंदु A और बिंदु B इसको मिलाने वाले रेखाखंड, तो बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है 3, -8, A का कोऑर्डिनेट क्या है -6, 10, है ना, इतना दिया हुआ है। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को ये वाला बिंदु बांट रहा है, तो बीच में कहीं होगा ना, कहीं पे भी, इधर कहीं हो सकता है, इधर कहीं हो सकता है, लेकिन इन दोनों के कहीं बीच में ही है, तो ये हो गया बिंदु P, इसका कोऑर्डिनेट है -4, 6। किस अनुपात में बांटता है, तो ये अनुपात है इधर वाला AP मतलब M1 और इधर वाला M2, यही होता है चित्र के अनुसार।
तो हम लिखेंगे विभाजन सूत्र द्वारा, यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र द्वारा क्या होगा, पहले हम लिख लें ये क्या है, x1 है, ये y1, x1 y1, और ये क्या मानते हैं जो बीच में होता है xy है ना, xy है, और ये क्या है x2 है और y2 है ना, ऐसे बांट लो, पहले नाम रख दो। अब लिखोगे विभाजन सूत्र द्वारा, क्या होता है विभाजन सूत्र, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहीं से y बराबर क्या होता है m1 y1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो अगर एक ही से निकल रहा है तो ठीक है, दूसरे को यूज ही नहीं करना है ना, मे भी एक ही से निकल आए। तो x की जगह हम क्या रखें, -4, m1 की जगह m1 ही रखें, यही तो निकालना है, और x2 की जगह क्या रखें, x2 कहाँ है, ये है ना, इंटू 3, प्लस m2 की जगह क्या रखें, m2 ही रखते हैं, और x1 की जगह क्या रखें, -6 हो गया, पूरे का बटे m1 प्लस m2 हो गया, m1 प्लस m2 से गुणा होगा, -4 m1 प्लस m2 बराबर, अब यहाँ पे 3m1 अब माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा 6m2, अब यहाँ भी गुणा कर लो, -4m1 प्लस -4m2, m2 को m2 के साथ करो और m1 को m1 के साथ करो, तो ये m1 उधर ले जाते हैं क्योंकि ये माइनस है ना, तो उधर कर लेते हैं, -4m1 और यहाँ पे प्लस है ना, तो ये प्लस -4m2, तो क्या किया जाए, अब तो दोनों ही माइनस हैं तो कोई कहीं भी करो, चलो -4m1 के साथ हम क्या लिख लें, m1 को, तो -3m1 हो गया, और इधर एक बार इसको लिख लेते हैं ना, एक बार लिख लें 3m1 6m2, अब इधर कर रहे हैं तो अब बचा कौन उधर, m2, हाँ -6m2, और ये क्या है, प्लस हो जाएगा उधर जाके, +4m2, ठीक है, ये दोनों क्या हुए, दोनों माइनस हैं तो जुड़ जाएंगे, यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, पूरा आ रहा है, तो ये हो गया -7m1, और इधर क्या हो गया, एक माइनस एक प्लस है तो घट जाएगा, -2m2, ठीक है, m1 बटे m2 चाहिए, तुमसे अनुपात पूछा है, m1 बटे m2, तो ये m1 यहाँ m2 इधर आके बटे में आ गया और 7 उधर चला गया, और दोनों माइनस है तो इसको काट दो, तो 2/7 आएगा, m2 इधर आ जाएगा तो m1 बटे m2 बन जाएगा, तो m1 बटे m2 बराबर 2/7, यानी अनुपात आ गया 2:7, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हम तुमसे पूछा था। नेक्स्ट करते हैं, तो 3 का ख, ये सारणी दी हुई, आंकड़े दिए हुए हैं, इनका हमें बताना क्या है, बहुलक बताना है, इसका बहुलक हमें बताना है। तो बहुलक का फॉर्मूला ये है, अगर ये वर्गीकृत आंकड़े नहीं होते तो बहुलक क्या होता है, जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया हो वही नंबर बहुलक कहलाता है, और यहाँ पे जो वर्ग सबसे ज्यादा बार आया हो वो बहुलक वर्ग कहलाता है। वर्ग नहीं होता तो कोई संख्या होती ना, तब तुमसे अगर बहुलक पूछता तुम डायरेक्ट बता देते, जो सबसे ज्यादा बार आया है वही संख्या बहुलक होगी, पर यहाँ तो वर्गीकृत है, डायरेक्ट कैसे बताओगे कौन सी संख्या है भाई, यहाँ से 55 से 70 के बीच 56 है, 57, 58, इन सब के बारे में कहाँ पता चल रहा है, तो उसके लिए ये सूत्र है, ठीक है। तो बहुलक बताना है तो कौन सी संख्या आएगी, l क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, तो 9 आया है ना, तो बहुलक वर्ग कौन है, 55 और 55 से 70। तो ये सारी बातें तुम्हें लिखनी होंगी, l क्या है, f क्या है, f0 क्या है, एक जगह पहले यहाँ पे दिखा दोगे, बता दोगे कि कौन कौन क्या है, किसको क्या कहते हैं, उसके बाद ये सूत्र लगाओगे, ठीक है। ऐसे मत करना, मैं तो खाली तुम्हें समझा रहा हूँ, बाकी तुम्हें लिखना है कि l क्या है यहाँ बताओ, तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, f1 क्या है, f0 क्या है, f2 क्या है, h क्या है, सब के बारे में यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो l क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी इसकी निम्न सीमा कितनी है, 55 ब्रैकेट। f1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, यही है ना, f1 मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसकी बारंबारता कितनी है, 9 है ना, ये बारंबारता है ना सब, फ्रीक्वेंसी, तो इसकी बारंबारता 9 है, 9 माइनस f0 क्या है, बहुलक वर्ग से
ठीक पहले की बारंबारता, सही बता रहा हूं ना? ठीक, तो ठीक पहले ये है 7 बटे में क्या है बताओ? यहाँ प्लस रहेगा ना, 55 प्लस, अब बटे में 2f1, 2 गुणे f1 मतलब बहुलक वर्ग है ना, 9 है, f1 अभी तुमने लिखा था यहाँ पे 9, माइनस f0 मतलब पहले वाली यानी 7, माइनस f2 मतलब इसके बाद वाली है ना, इसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो 5 है वो, तो यहाँ पे 5 लिख दो और पूरे के गुणे वर्ग, ये क्या है? वर्ग माप है। कितने कितने की अंतर है? 10 से 25, 15, सब 15 का अंतर है ना सब में, तो वही h है, सबके बारे में यहाँ लिख दोगे, उसके बाद करोगे, तो यहाँ हो गया 15। अब हल करो तो ये हो गया 55 प्लस 9 में से 7 गया 2, पहले गुणा करना 18 माइनस, अब 12 लिख सकते हो डायरेक्ट, -12 है ना, दोनों माइनस से जुड़ गए ना, -12 और गुणे 15, 55 प्लस 2/18 में से 12 गया 6 और गुणे 15, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 बचे 15, तो 55 प्लस कितना बचा यहाँ पे टोटल? 5 बचा ना, सब 1 हो गया ना, केवल 5 बचा, तो कितना आ रहा है? 60। यानी देखो इसमें कहीं है वो संख्या जो कि बहुलक है ना, वो है 60। ठीक है आंसर? तो सिद्ध करना है 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही दिया है ना, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। ठीक, तो अपरिमेय तो है ही ये, क्योंकि परिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय बनती है। ठीक है, परिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय बनती है। गुणा में हम नहीं कह सकते क्या बनेगी, भाग में नहीं कह सकते क्या बनेगी, लेकिन जोड़ घटाने में कंफर्म है कि परिमेय और अपरिमेय अगर जुड़ रही हैं तो अपरिमेय आएगा, घटाने में भी अपरिमेय आएगा, परिमेय परिमेय जुड़ रही हैं तो परिमेय ही आएगा, और अपरिमेय अपरिमेय जुड़ रही हैं तो अपरिमेय आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, और दोनों अलग अलग जुड़ घट रही हैं तो अपरिमेय ही आएगा, परिमेय नहीं आएगा। एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, रेशनल इररेशनल जुड़ रही है या घट रही है तो निश्चित ही है कि वो अपरिमेय आती है। तो यहाँ पक्का है कि ये अपरिमेय है, लेकिन सिद्ध करना है, वही वाली बात कि सिद्ध करो कि तुम इंसान हो, है ना, जान तुम क्या कहेंगे, अच्छा भैया हम इंसान नहीं है, जानवर है। अगर जानवर है तो हमारे 4 पैर होंगे, अगर जानवर हैं 4 पैर होंगे तो हमारी पूंछ भी होगी, ऐसा कुछ करते हुए चलेंगे, लास्ट में ऐसा कुछ आ जाएगा जो कि जानवर का लक्षण हो ही नहीं सकता, तो फिर हमने जो कुछ माना था वो सारी बातें गलत हो जाएंगी। उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। चलो मान लें कि ये अपरिमेय नहीं है, तो क्या है, परिमेय है। चलो मान लिया कि ये परिमेय, हालांकि साफ है कि ये एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, फिर भी चलो मान लिया कि ये एक अपरिमेय संख्या। इसे कौन सी विधि कहते हैं, विरोधाभास विधि, है ना, उल्टा मान के चलो, तो जो तुम माने वो गलत हो जाएगा, तो कह देंगे अच्छा हमने जो माना गलत था, अतः ये अपरिमेय नहीं, परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। तो हम क्या मान के चले, ये एक परिमेय संख्या है, तो माना ऐसे लिख दोगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ऐसे लिख दोगे। अगर परिमेय संख्या है तो इससे क्या होगा, अतः इससे होगा क्या, परिमेय संख्या है तो इसे हम ऐसा कर सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं, a/b, ऐसा लिख सकते हैं ना, जहां a और b क्या है, पूर्णांक हैं, जहां a तथा b पूर्णांक हैं। ठीक है, पूर्णांक हैं। अब 6 को उधर भेज दो तो तो क्या बनेगा, ये √2 लिखोगे पुनर्व्यवस्थित करने पर, यानी इधर उधर करने पर, तो √2 बराबर आ जाएगा a/b - 6। और तुमने कहा था ना a तथा b पूर्णांक है और इनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, दोनों में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में हो गुणा के रूप में, है ना, यानी इनको सरलतम रूप में लिखा गया है, काट कर लिखा गया है। ठीक, तो ये तो a/b क्या है, तुमने पहले ही मान लिया भाई परिमेय है, ये तो अपरिमेय नहीं है ना, पक्का हो चुका है, तुमने पहले कहा है परिमेय है तो ऐसी होनी चाहिए, तो ये परिमेय संख्या है ना,
अब परिमेय में से ये क्या घट रहा है, ये क्या घट रहा है, परिमेय में से क्या घट रहा है, अरे यार 6 अपरिमेय है, परिमेय में से परिमेय ही घट रहा है। जब लेकिन इधर क्या है, तो ये इससे पता चलता है, अब हम क्या कहेंगे, चूंकि दाहिने पक्ष में अब यहां लिख सकते हो a/b क्या है, एक परिमेय है, -6 भी क्या है, परिमेय है ना, 6 तो परिमेय है ही है। तो दाहिने पक्ष में परिमेय संख्या से एक परिमेय संख्या घट रही है, परिमेय संख्या से एक परिमेय संख्या घट रही है, परिमेय संख्या घट रही है, ये लिख लोगे तुम, घट रही है। अतः इसका परिणाम भी क्या होना चाहिए, परिमेय आनी चाहिए। परिमेय में से परिमेय घटेगी तो परिमेय ही तो आएगा, अपरिमेय क्यों आ जाएगा, घट रही है। अतः इसका परिणाम एक परिमेय संख्या ही होगी ना, एक परिमेय संख्या होगी। अब राइटिंग वेटिंग मत देखो, जो बोल रहे हैं अपना लिख लेना, एक संख्या परिमेय संख्या ही होगी, परंतु इसका परिणाम तो ये आ रहा है, दिया है, इसका परिणाम बराबर √2 है ना, परंतु यह हमारी जो धारणा थी, जो हमने धारणा बनाई थी कि क्या है, परंतु यह हमारी धारणा के विपरीत है, क्योंकि √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये कह रहे हो कि ये परिमेय आ रही है, परिमेय अपरिमेय के बराबर कैसे हो जाएगी, दोनों बातें एक दूसरे का विरोध कर रही हैं कि नहीं, अपरिमेय है। अतः दोनों ही बातों में विरोधाभास है, अतः दोनों ही परिणामों में विरोधाभास है, ये लिख लोगे, ठीक है, दोनों ही परिणामों में विरोधाभास है। ये आ रहा है कि एक परिमेय आएगी, जबकि ये बराबर किसके है, अपरिमेय के, तो दोनों में विरोधाभास है। इसका मतलब हमने जो कुछ माना था सब गलत माना था। अतः हमारी यह मान्यता यहां लिखोगे, अतः हमारी यह मान्यता कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, गलत सिद्ध हुई, यही तो माना था ना हमने। अतः हमारी यह मान्यता कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। तो फिर क्या है परिमेय संख्या, तो ये इससे पता चलता है कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय है। भाई परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगी, और क्या हो जाएगी, है ना, दो ही तो हो सकता है, अपरिमेय है, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, अपनी भाषा में लिख सकते हो, बुक की भाषा लिखनी जरूरी नहीं है, बस तुम समझो कि क्या कह रहे हो, ठीक। तो घ में देखो कह रहा है ये एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी करो। यानी इसके मूल मीन्स अल्फा और बीटा, जो दो मूल होते हैं उनकी प्रकृति ज्ञात करनी है, और अगर हैं वो वास्तविक हैं, रियल हैं, ठीक है, रूट्स, इसके रूट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रूट्स फाइंड कर रहे हैं, और उसकी प्रकृति बताना है हमें, तो नेचर बताना है। ओके, तो चेक करो, कैसे चेक करते हैं, विविक्तिकर से, है ना, कि मूल कैसे हैं। तो यहाँ लिख देना विविक्तिकर, क्या लिखोगे, विविक्तिकर क्या होता है वो, b² - 4ac। इसी का मान देखो, अगर 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक और बराबर है, 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक लेकिन असमान है, 0 से छोटा आता है यानी माइनस आंसर आता है तो मूल काल्पनिक है। तब नहीं कुछ करेंगे, जब काल्पनिक आएंगे तो कुछ नहीं करना है तुमको। तो चलो चेक करते हैं, बी ये है ना, अब ये भी लिख देना, इस तरह से लिख देना, समीकरण की यहाँ लिख, पहले बता देना ए क्या है ना, ये सब लिख लेना, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ये सब लिख लेना, ए बी और सी। ठीक, लिखने के बाद ये लिखना विविक्तिकर ये है,
तो रखो b कितना है -6 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 9 है, c कितना है 1 है, ये कितना हो गया 36, माइनस का पॉजिटिव बन जाएगा, 9 चौक 36 और 1 36 है ना, दोनों क्या आ गया 0 आ गया। अतः मूल कैसे हैं, वास्तविक और बराबर हैं, है ना, जब 0 आएगा तो वास्तविक और बराबर हैं, वास्तविक और बराबर हैं, ये लिख लोगे। अब वास्तविक हैं तो बोला गया है कि इसको आप ज्ञात करिए, हल करिए, तो गुणनखंड हो जा रहा है, तुम देख रहे होगे, तो लिखोगे 9x स्क्वायर -6x प्लस 1 बराबर 0। तो दो a इंटू सी क्या होता है, a 9 है, c क्या है 1 है, बराबर 9 आ रहा है और धनात्मक आ रहा है। तो ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर 9 आए और प्लस बता रहा है कि जोड़ने पर 6 आए, तो 3 त्रिक का 9 और 3 3 6, दो संख्याएं मिल गई। तो तोड़ लो इसको, 9x स्क्वायर माइनस यहाँ पे ब्रैकेट बना के करना x और 3 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 0, गुणा करो -3x प्लस 1 बराबर 0। तो दिख रहा है कि सीधे a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे 2 और 2 कॉमन ले लो, 3x कॉमन ले लो, 3 त्रिक का 9, 3x बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन लोगे, 3x - 1 बराबर 0। अब क्या बचा गुणनखंड में, ये दोनों कॉमन है दोनों में, तो 3x - 1 बचा और 3x - 1 दोनों, 3x - 1 गुणे 3x - 1 बराबर 0। एक बार इसको कर लो, 3x - 1 बराबर 0, तो x बराबर वो 1/3 आएगा और यहाँ से भी वही आएगा, है ना, -1 बराबर 0, तो x बराबर 1/3 आया। तो यही आ गया, यही आंसर है। दोनों पहले ही पता था कि दोनों एक ही आएंगे, है ना, सब बराबर है। बस परिमेय संख्या 129/2 की घात 3 5 की घात 7। तो तुम्हें बताया था ना कि ये शांत है कि अशांत है, कैसे पता चलता है, अगर हर के गुणनखंड में 2 आए 5 आए या 2 और 5 आए, उनके अलावा कोई ना आए, तो ये शांत होती है। तो गुणनखंड में आया है ना, 2 की घात 3 का क्या मतलब है, 3 बार 2 होगा कि नहीं, और 5 की घात 7 का मतलब है 7 बार 5 गुणे 5। तो इसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 आए हैं, इसका मतलब ये क्या है, शांत दशमलव है। तो तुम्हें शांत दशमलव यानी दशमलव के रूप में इसे अब लिखना है कि कितने दशमलव के बाद ये शांत हो रही है, तो दशमलव में बदलो। तो जैसे पिछले एक सवाल में बताया था ना, बिना भाग दिए, तो क्या करो, यहाँ पे देखो ऐसे लिख लो, 129/2 3 बार है ना, तो सब, अब इसमें भी 5 भी है, तो 5 को 2 के साथ गुणा कर लो, 10 10 हो जाएगा कि नहीं, इस 5 में से 3 निकाल लो, तो 2 के साथ 1 5 गुणा हुआ, फिर दूसरे 2 के साथ 1 5 गुणा हो गया, और फिर तीसरे वाले 2 के साथ एक और 5 गुणा हो गया। तो अब बताओ कितना बचा, 5, 3 5 तो आ गए, अब बचा कितना, 4 और बचे हैं, तो उसको गुणा के रूप में लिखना पड़ेगा ना तुमको। तो 5 लिखा, लेकिन उसे भी तो तुम्हें 10 बनाना होगा। अब कितने से गुणा करें, 2 से, ठीक है। तो जब अभी तक तुमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है, अब तुम अपनी मर्जी से 2 ला रहे हो। यहाँ क्या, ये वाले 5 जो तुमने गुणा किए हैं, ये वाले 5, ये तुमने अपनी मर्जी से तो कहीं से लाए नहीं, संख्या में से ही लिए हो, इसलिए ऊपर तुमने गुणा नहीं किया। अब तुम खुद से ला रहे हो 2, है ना। जो बचे हुए 5 है, कितना बचा बताओ, 5 की घात 4 बचा कि नहीं। अब इसमें तुम 2 सारे में 2 2 से गुणा करोगे तो तुम अपने से ला रहे हो ना, और तो कहीं से यहाँ था नहीं, तो अपने से ला रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5 की घात 4 बचा है, तो 4 बार हम 2 से गुणा करेंगे, 1 5 में हो गया 2, तो यहाँ भी करना पड़ेगा 2, ठीक। फिर अगले वाले 5 में हो गया ये 2, तो यहाँ पे एक और 2 हुआ। अब एक और 5 बचा, उसमें भी 2, तो फिर यहाँ पे 2, एक और 5 बचा, उसमें भी 2, तो फिर यहाँ पे 2, ठीक है भाई, इतना हुआ ना। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या है, 10 10 10 10 10 10 10, है ना। तो अगली लाइन में यहाँ लिख देते हैं, वो सब गुणा कर लो, उसमें तो कर ही सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 129 गुणे 16। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, फिर वहाँ लिख दिया जाए। तो बटे वाला हम लिखते हैं, क्या क्या आ रहा है,
10 गुणे 10 है ना, 10 गुणे 10 गुणे बताओ कितनी बार 10 है? 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ कितना आया है? 2064। हाँ, इसका गुणा आया 2064, सही है ना? 2064। अब ये देखो ये क्या है, जितने जीरो होंगे उतने दशमलव पीछे आ जाएगा, यही तो होता है। अब इसको 1000 करोड़ क्या है अगर लिखना है तुम्हें तो 2064 बटे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब जितने जीरो उतने अंक पीछे। तो आ जाओ, एक यहाँ रहता है लास्ट में ना दशमलव, तो 1 2 3 4 फिर 5 6 और ये 7 यहाँ आ गया, ठीक है। और बाकी यही संख्या 2064, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो अब ये चौथे का ख, ठोस गोले पर एक खड़े शंकु के आकार का एक ठोस है, ये पूरा एक ठोस है जिसपे ठोस गोले पर एक ठोस शंकु रखा हुआ है, जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर, मतलब दोनों बराबर बराबर हैं, शंकु की त्रिज्या भी उतनी है और गोले का भी। तो त्रिज्या कहाँ से, देखो इधर भी त्रिज्या होगी, इधर भी त्रिज्या होगी और ये नीचे भी त्रिज्या ही होगी। तो लिख दिया है, वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो जो जो दिया है वो लिख लोगे, दिया है यहाँ लिखोगे दिया है, उसके बाद जो जो दिया है वो तुम नोट करो। क्या दिया है? त्रिज्या बराबर r बराबर 3 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई स्मॉल h, r बराबर स्मॉल h बराबर, सारा लिख लोगे, ठीक, जो जो दिया है। उसके बाद तुम्हें पता है कि हमें पूरे ठोस का वक्र पृष्ठ चाहिए, तो गोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। तो पहले अर्धवृत्त लिख रहे हैं, अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कॉमन मिलेगा कुछ, है ना, बाद में रखेंगे। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ भाई ये तो होता है पाई r l होता है, पर l तो तुम्हें पता नहीं है, तो l पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, l निकाल लें। तो त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में क्या मिलेगा, l स्क्वायर बराबर हाँ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, है ना, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, है ना, ये समकोण त्रिभुज है। तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, मान रख दो h कितना है, 4 ही है ना, 4 सेंटीमीटर, हाँ 4 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई, और त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, 16 प्लस 9 बराबर 25, तो ये तो l स्क्वायर आया। तो l कितना आएगा, इसका रूट निकालोगे, 25 बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये l मिल गया तुमको, जब l मिल गया तो यहाँ पे रख देंगे, ठीक। अब लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस यानी इस पूरे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। आयतन क्या पूछा है, पृष्ठ, हाँ सॉरी, ठोस का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यही लिखोगे। तो शंकु वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोला वक्र पृष्ठ, अर्धगोला, ठीक है, वक्र पृष्ठ लिख लेना, बराबर शंकु का कितना है, पाई आर एल प्लस वक्र पृष्ठ, सॉरी इसका अर्धगोले का 2 पाई r स्क्वायर, क्या कॉमन मिल रहा है, पाई और r, l प्लस 2r बचा ना, l प्लस 2r, r कॉमन लिया है, ठीक है भाई, कॉमन लेना। अब मान रख दो, पाई का मान 22/7, r का मान पाई का मान, अच्छा बोला गया है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, तो बहुत अच्छी बात है और ठीक हो जाएगा ना, पाई को ऐसे ही रहने दो, पाई के पदों में निकालना है। तो r कितना है, 3 है, l कितना है, 4 है, कितना है 5, l बराबर 5 आया है, और 2 गुणे r फिर से 3 है। अब देखो आसान कितना हो गया, 3 दूना 6 5 11, अब 11 तिहाई 33, है ना,
33 पाई डायरेक्ट लिख देना, इतना क्या करना है, 3 दूना 6, 6 5 11 और फिर यहाँ गुणा है 11 तिहाई 33, तो ये हो गया 33 पाई, क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो चौथे के गांव में है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दिए गए हैं। ठीक है, तो चित्र बनाकर दिखा दो और सारे शीर्षों को वहां पर लिख दो जो जो कोऑर्डिनेट दिए हैं, P का कोऑर्डिनेट, Q का कोऑर्डिनेट और R का कोऑर्डिनेट, निर्देशांक। ठीक, और यहाँ पे लिख भी देना, दिया है बिंदु P Q, ये सब लिख देना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला 1/2, नहीं यहाँ कहाँ संगत ऊंचाई ऊंचाई निकालेंगे, निर्देशांक में है ना, निर्देशांक। तो क्या है x1 गुणे y2 माइनस y3, 1 2 3, ऐसे याद करो महाराज, 3 बार पेपर हो गया ना ये इस तरह के सवाल। तो 1 2 3 ऐसा फॉर्मूला है, प्लस x2, x2 में क्या हो गया, 2 के बाद क्या आएगा दीपक? अरे 2 के बाद 1 आता है, y3 माइनस, फॉर्मूला गलत हुआ तो पिटोगे जिसने भी गलत बताया, प्लस, अब तो बताओ 2 के बाद क्या होगा? अरे भाई 3 के बाद 1 ही आएगा ना, 1 2 3 चल रहा है, तो x3 और 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, तो y1 माइनस y2 हो गया ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो अब x1 देखो, किसी को भी मान लो, यहाँ रख दो नाम, है ना, ये x1 है और ये y1 है, ये क्या है x2 है, ये y2 है, किसी को भी मान सकते हो, ये मत सोचो कहाँ रखें कहाँ नहीं, ये x3 है और ये y3 है। अब चलो इसके अकॉर्डिंग रखो, तो x1 मतलब 0 हो जाता है तो बड़ा आसान हो जाता है, तो पहले ही खत्म हो गया है ना। y2 क्या है 3 माइनस y3 कितनी है 0, ये तो 0 से गुणा हुआ खत्म, प्लस x2 कितना है 0, देखो ये भी खत्म हो गया, y3 कितना है 0, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, माइनस y1 भी 0 है, चलो 0 हो गया, यहाँ y1 हो गया, प्लस x3 कितना है 2, x3 2 है ना, तो यहाँ 2 लिख दो। अब y1 0, y2 3, ये फॉर्मूला बना। अब देखो 1/2 यहाँ रहने दो, ब्रैकेट के अंदर चलो, ये क्या हुआ 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, अब ये 2 0 0 और 2 माइनस 6 हुआ, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे माइनस ही बनेंगे, तो कुल मिला के ब्रैकेट के अंदर क्या आया है -6 1/, तो यहाँ पे हमें देखो माइनस में आ रहा है, बट हमें माइनस से मतलब नहीं है, हमें इसका परिमाण बताना है। परिमाण मतलब जानते हो ना, मॉड जो लगाते हैं, मॉड को क्या बोलते हैं निरपेक्ष मान, तो हमें निरपेक्ष मान चाहिए यहाँ पे, तो इसको हमें चाहिए मॉड -3 बराबर 3 ही मानेंगे। और क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल है तो मीटर सेंटीमीटर तो कुछ लिखा नहीं था, तो क्या लिखें फिर, इसको लिखेंगे मात्रक, वर्ग मात्रक ऐसे लिखा जाता है। जैसे अगर यहाँ मीटर होता तो क्या लिखते, वर्ग मीटर लिख देते, सेंटीमीटर होता तो वर्ग सेंटीमीटर लिखते, कुछ नहीं है तो कुछ तो होगा मात्रक, तो वर्ग मात्रक, ठीक है। स्क्वायर यूनिट इंग्लिश में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, ये लिख देना। चलो अगला करते हैं। तो देखो 4 का घ, इसमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु, तो एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ये उसी संकेंद्रीय वृत्त है, उसी का एक संकेंद्रीय मतलब ऐसा वृत्त जिसका केंद्र यही वाला केंद्र है, वो कितने सेंटीमीटर का है 5 सेंटीमीटर का, तो इसी का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचोगे। पहले क्या करोगे, 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचोगे, फिर 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचोगे उसी केंद्र से, तभी तो कहलाएगा संकेंद्री, ठीक है। ये संकेंद्री केंद्र O हो गया, ठीक है। तो ये वृत्त क्या है 5 सेंटीमीटर का है, जो कि संकेंद्री है 3 सेंटीमीटर वाले का। अब कह रहा है इस वृत्त के किसी भी बिंदु से आप ये छोटे वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए,
वृत्त के किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखा की खींचिए और लंबाई ज्ञात कीजिए उसकी। इस वृत्त के किसी भी बिंदु से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी, तो यहाँ से कर लेते हैं, है ना। इससे मान लो हम यहाँ से खींचना चाह रहे हैं, तुम यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, कहीं से भी। तो इसको हम मान लेते हैं ये बिंदु P है, ठीक। ये वही वाली रचना है जो कहती है कि आपको एक वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, ये वृत्त है, ऐसे भी आ सकता है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके सवाल दिया है। असल में रचना क्या है कि एक वृत्त के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना, रचना ये है। उसी रचना से ये सवाल बना है। तो बताओ क्या ये बिंदु बाहर नहीं है इस वृत्त के? ये बिंदु P इस बड़े वाले वृत्त पर है, लेकिन इस वृत्त के तो बाहर है ना, तो यही वाली रचना तो हुई, ठीक है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। तो रचना क्या कहती है? केंद्र से आप इस P को मिला दीजिए, उसके बाद केंद्र को मानिए, मिला दीजिए। अब क्या करिए? इस PO को समद्विभाजित करिए। समद्विभाजित करने की रचना याद है? आधे से ज्यादा का चाप लेंगे और लगाएंगे। तो आधे से ज्यादा का चाप लोग इधर लगा और एक इधर लगा, फिर यहाँ रखोगे, वही चाप लेके फिर लगाओगे, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। फिर इन दोनों को स्केल से मिला दोगे। तो यहाँ पे एक नाम दे देना, कोई भी नाम दे देना। मान लो नाम दे देते हैं M, जैसा कि बुक में M दिया है, ठीक है। तो इस बिंदु को नाम दे दिया M, ठीक, आधी हो गई। अब M को केंद्र मानो, गोला प्रकार यहाँ रखो और MO इसके बराबर त्रिज्या ले लो और एक वृत्त ड्रॉ करो, ठीक है। इसके बराबर त्रिज्या लेके एक वृत्त बनाना होगा। तो ऐसा कुछ मान लो वृत्त बन गया। जहां पर इस वृत्त ने काटा है, एक जगह यहाँ काटा है, एक जगह यहाँ काटा है, कुछ नाम रख दो R और S। अब तुम्हें क्या करना है? इस P से स्केल की सहायता से R को मिला दो, स्पर्श रेखा हो गई, और S को भी मिला दो, स्पर्श रेखा हो गई रचना। इस स्पर्श रेखा का कुछ नाम क्या हो गया? PR तथा PS स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। आसान है ना? आसान नहीं है? क्या करना है समझ गया ना? स्टेप याद रहेगा ना भाई? सीधे है वृत्त के बाहर, ठीक। अब वही काम यहाँ करो, जैसे बिंदु P बाहर था वैसे ये भी बाहर ही तो है, बस इस वृत्त पर है, ओके। तो इस वृत्त से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है कि नहीं? यहाँ से O से कितनी दूरी पर है? तो पहले क्या करना है तुमको, जैसे वहां किए थे, केंद्र से इस बिंदु को मिला देना है। केंद्र से इस बिंदु को मिला दिया तुमने, मान लो ये मिला दिया, ठीक। अब क्या करोगे? इसका अर्धक करोगे, इसे आधा करोगे। तो आधे से ज्यादा की चाप लेके चाप लगाओगे, तो एक यहाँ काटेगा, एक यहाँ काटेगा, फिर एक इधर यहाँ से करोगे, फिर तो एक यहाँ काटेगा और एक यहाँ काटेगा। इन दोनों को मिला दोगे, इस बिंदु का नाम M दे दोगे। फिर MO के बराबर एक त्रिज्या लोगे और एक वृत्त खींचोगे। तो ये वृत्त खींच गया। जहां काटा है, यहां वाला मत कर देना भाई, इस पे खींचना है ना। तो यहां पे जहां काटा है, ये इसका नाम दे देना R और S। अब P से S को मिला दो और P से R को मिला दो, तो यही अभीष्ट रचना तुम्हें प्राप्त होगी। दो स्पर्श रेखाएं, समझ गए? अब ठीक है ना? चलो अगला करते हैं। तो ये देखो समीकरण है 5 का में इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो तुम देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण बन रहा है ना। पहले लिख दोगे दिया है समीकरण बराबर ये, उसके बाद इसको हल करना शुरू करेंगे। इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो पहले इसको मानक रूप में तो बदलें। तो लिखोगे मानक रूप में बदलने पर, ठीक, क्या लिखोगे? मानक रूप में बदलने पर। मानक रूप में बदलो। मानक रूप क्या है द्विघात का? ax² लिख देना मानक रूप। मानक रूप क्या है वो? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में बदलने पर। उसके बाद अब हल करो। तो ये देखो लासा लोगे तो x गुणे x² -1 पूरे का बटे x बराबर 3। x गुणा हुआ 3x, तो x² -1 बराबर 3x। 3x इधर आया, तो x² -3x -1 बराबर 0 बन गया द्विघात समीकरण। इसको हल करें तो गुणनखंड से हो रहा है कि नहीं चेक करो। a इंटू सी 1 इंटू -1 बराबर -1। ऐसी दो संख्या है जिनको गुणा करने पर 1 आए और माइनस बता रहा है कि घटाने पर 3 आए, नहीं मिलने वाली है ना।
तब दिक्कत हो गई। तो क्या करें, द्विघात सूत्र। तो चेक कर लेना, ये रफ में करना अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको हटा दो। तो लिखेंगे द्विघात सूत्र द्वारा, सीधे लिखो द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या है बताओ, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें इसके मूलों की प्रकृति तो नहीं बतानी थी, सिर्फ हल करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बस रखो सीधे। तो क्या है, b क्या है यहाँ पे, -3 है, पीछे भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा +3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4 ए मतलब 1 है ना यहाँ पे, 1 इंटू सी भी कितना है, -1 है, तो यहाँ लिखोगे -1। एक बार यहाँ पे बता देना ए कितना है, ठीक है, ए कितना है, 1 है, बी -3 है और सी कितना है, -1 है। तो यहाँ रख देना ए सी अपॉन पूरे का अपॉन 2 इंटू ए मतलब 1, -1 कहाँ है, 1 गलत करवाओगे अभी, -1 नहीं 1, ठीक है। अब हल करो, तो क्या हो गया, x बराबर 3 प्लस माइनस स्क्वायर होगा तो प्लस बनेगा, 9 माइनस और ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 4 आएगा ना। यहाँ लिखते हैं रूट के अंदर 9 प्लस 4 अपॉन 2 एकम 2 आ गया, तो बराबर यहाँ माइनस भी है, तो 3 प्लस माइनस रूट 13/2, कुछ हो नहीं सकता है ना, कुछ कटे उटे का है नहीं। तो अल्फा बराबर 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और बीटा बराबर 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2, अतः यही मूल है, लिख देंगे। अतः मूल बराबर ये है ना, और ये हो जाएगा आंसर। आया। अब देखो क्या कह रहा है इसमें, 5 का ख, एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। दैट मीन्स पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना है। तो एक समकोण त्रिभुज ABC खींच लिया। अब क्या करेंगे, उपपत्ति लिखेंगे हम लोग। सिद्ध करने का मतलब है आप उपपत्ति लिखिए, पहले लिख लेना यहाँ पे सिद्ध करना है, लिखेंगे नहीं, इतना टाइम नहीं है। यहाँ लिखोगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, जो भी बोला गया है, AC स्क्वायर ना, यही तो हुआ, जो चीज जो स्टेटमेंट बोली जा रही है उसका मतलब है कर्ण का स्क्वायर सिद्ध करना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है ना, BC स्क्वायर, यही चीज सिद्ध करनी है, यहाँ लिख लेना, सिद्ध करना है, ठीक। उसके बाद उपपत्ति में अब लिखो उपपत्ति, ठीक। क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में क्या करें, BD एक लंब खींच देंगे, BD लंब AC खींचा, ठीक है, ये रचना है, ये तुमने रचना कर दी। अगर ऐसा किया तो अब त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC क्या हो गए, समरूप हो गए। जैसा कि हम लोगों को इससे पहले का एक प्रमेय है कि लंब जहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री के शीर्ष से अगर कर्ण पे लंब खींचते हो तो दो समरूप त्रिभुजों में वो बट जाता है, और वो दोनों समरूप त्रिभुज बड़े वाले के भी समरूप होते हैं, है ना, यही वाला यूज करेंगे। तो BD परपेंडिकुलर AC किया, रचना किया, तो इससे हमें क्या मिला, इससे मिलेगा त्रिभुज ABD बराबर त्रिभुज ABC, बराबर नहीं समरूप है ना, त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABD या नाम कुछ ऐसा रखो कि जो बराबर आ रहा हो, ये त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के बराबर समरूप होगा तो कौन सा कोण किधर होना चाहिए, अगर इसका नाम ADB रखना चाहिए तब सही आएगा। त्रिभुज ADB है ना, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, त्रिभुज हाँ B, क्योंकि देखो यहाँ पे B नहीं A ही पड़ेगा ना, इसमें भी तो यही कोण है, ये दोनों का है ना, बड़े वाले का भी छोटे वाले का भी, तो यहाँ पे A हो गया और D
यहाँ पे डी आ रहा है, तो इस त्रिभुज का कौन 90 डिग्री है? बी है, तो वहां पढ़ना चाहिए ए बी सी। अब ठीक है ना? तो यहाँ से अगर ये समरूप है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो हमें क्या करना होगा? देखो, जो सिद्ध करना है वही भुजाएं लो, ठीक? तो समरूप त्रिभुज की ए डी बटे ए बी बराबर डी बी बटे बी सी आएगा। तो लिख देते हैं ए डी बटे ए बी बराबर बी डी बटे ए डी बटे ए बी बराबर ए बी, यहाँ पे हम भुजा ये वाली लेनी सही रहेगी, ए बी बटे ए सी लेनी सही रहेगी ना, कोई भी ले सकते हो ना। पहले हम लिख देते हैं, तब जो लेना होगा वो लेंगे, पहले जो नियम होता है वो लिख दें, वो लिख देते हैं। तो ए डी बटे ए बी जो नियम है समरूपता का वो लिख रहे हैं, ठीक है? ए डी बटे ए बी बराबर डी बी बटे बी सी आना चाहिए कि नहीं? तो लिखेंगे डी बी बटे बी सी, और फिर यहाँ आ जाएंगे ए बी बटे, हाँ बी ए बोलो चाहे ए बी बोलो, बटे ए सी। तो ए बी बटे ए सी ये लिख दिया। अब यहाँ से यूज कौन सा करें? जो जरूरत है यहाँ पे ए सी आना चाहिए, ए बी और बी सी आना चाहिए। तो ए सी ए बी बी सी कहाँ आएगा? देखो ए बी ए सी ए बी है ना, इसमें आ रहा है बी सी। हाँ, तो ये वाला ले लें, ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी, क्योंकि सभी बराबर हैं। तो यहाँ लिख देंगे ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी, ठीक? ये समीकरण नंबर। अब यहाँ से इधर करो, ए बी स्क्वायर आया, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से बनेगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुणे ए डी, तो बनेगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुणे ए डी, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम जानते हैं कि जिस तरह से छोटा वाला बड़े वाले के समरूप है, उसी तरह ये वाला भी, ये वाला पूरे बड़े वाले के समरूप है। तो अब इस त्रिभुज में बात करेंगे, पुनः त्रिभुज, हाँ फिर नाम उसका सही रखना ना, जैसे इसका नाम रखोगे फिर उसका भी वैसे रखना पड़ेगा। इसका नाम क्या रखें? सी डी बी, त्रिभुज सी डी बी तथा त्रिभुज, अब उसका नाम क्या पड़ेगा? सी ले रहे हो तो उसका नाम भी सी से ही होगा, है ना? सी बी ए, है ना? त्रिभुज तो वही है, चाहे जैसे नाम रखो, क्योंकि देखो डी के बराबर बी है ना, और सी के बराबर सी है, दोनों में है वो, और ए बराबर फिर आ जाएगा बी। वो हमें मालूम नहीं है कि ए जो है वो बी के बराबर है कि नहीं, पर अब पता चल गया, ठीक? यहाँ से तो फिर अगर है तो फिर से समरूपता से सी डी बटे सी बी बराबर डी बी बटे बी ए, डी बी बटे बी ए या ए बी बोलो, ठीक है? जैसा नाम आ रहा है वैसा बोलेंगे। बी सी यहाँ रखो, सी बी की जगह क्या रखो? बी सी नाम रखो, और डी बी की जगह बी डी नाम रखो, ठीक है? बी डी, तो ये हो जाएगा बी डी, और ये आ रहा है बी डी बटे ए बी आ रहा है ना, डी बी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। अब यहाँ से किसको लें? सी डी बटे बी सी बराबर, अगर बी सी बटे ए सी लोगे तो क्या बनेगा? बी सी स्क्वायर बन जाएगा, है ना? और यहाँ पे क्या बना है? ए बी स्क्वायर बना है, और यहाँ अगर ले जाओगे बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और फिर ये ए डी इंटू सी डी। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक? तो इन दोनों को अगर यूज़ करें हम लोग, और यहाँ से अगर करें तो ए बी इंटू बी सी आएगा, यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, ठीक? तो यही लेना पड़ेगा हमें, ठीक है? यही वाला। चलो इन दोनों को लेते हैं। दिस इम्प्लाइज सी डी बटे बी सी बराबर बी सी बटे ए सी, गुणा करो, बी सी स्क्वायर आया बराबर ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी, ठीक है भाई? ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक? अब क्या करें? दोनों समीकरणों को जोड़ लें तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये वाला बनेगा, है ना? तो फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ दो, जुड़ेगा तो इधर से ए बी स्क्वायर प्लस
बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी प्लस ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी। तो अब जोड़ने पे कुछ मिल रहा है तुमको यहाँ पे? चलो करते हैं। हाँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और यहाँ कॉमन ले लें ए सी। तो ए सी तुमने कॉमन ले लिया और बचा क्या? ए डी प्लस सी डी। अब यहाँ देखो ए डी प्लस सी डी कौन है? ए डी प्लस सी डी ए सी ही है ना? इन दोनों को जोड़कर क्या बनेगा? ए सी ही बनेगा। तो ए डी प्लस सी डी की जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ए सी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना, चूंकि ए डी प्लस सी डी बराबर ए सी, ऐसा बता देना। तो आ गया ना ए सी गुणे ए सी, ए सी गुणे ए सी बन गया ए सी स्क्वायर। तो बन गया, यही तो सिद्ध करना था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही तो है। इसी बात को सीधा लिख लो, है ना? इसी बात को सीधा लिख लो, है तो वही। तो इति सिद्धम, इति सिद्धम। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो अब क्या करना है, माध्य निकालना है इसका। तो माध्य निकालना है, आंकड़े बड़े हैं तो हमें कौन सी विधि लगानी चाहिए? पग विचलन विधि, क्योंकि तुम चेक कर सकते हो। बस अब एक्स आई निकालोगे, देखो बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं। देखो एक्स आई का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख दोगे एक्स आई मतलब वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर कैसे आता है? ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा बटे 2, इससे आएगा एक्स आई। और यू आई कैसे आता है, ये तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें निकालते चले जाओ, देखो बड़े नंबर आएंगे। तो चलो किसका कितना आएगा? 1020 का आधा 510। तो ये 510 आ गया। और बताओ, सही सही बताना। 530, गलत मत करना, आगे बोलो। 550, 1000 और 11, हाँ यहाँ पे 575, 75। अरे यार तुम लोग गलत कर दोगे तो मैं बैठूंगा। 1570 घटा कर देखो ना, 570, 590, ये हो गया, कितना हो गया ये? 6 5 11, 1180, 1180 का आधा 590, ठीक है भाई, सब सही है ना? गलत हुआ तो फिर तुम लोगों को जुर्माना लगेगा, याद रखना। वर्ग चिन्ह, अब यहाँ चलते हैं। यू आई ऐसे करना है। तो अगर देखो तुम एफ आई एक्स आई वाला नियम लगाते हैं, पहला वाला जो विधि है, तो भाई देखो ये एक्स आई है और ये एफ आई है, इसको गुणा करोगे बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसीलिए तो 2 और विधियां बताई गई हैं कि इसको तुम छोटा कर लो। तो सबसे छोटा क्या पड़ेगा जब हम लोग एफ आई यू आई करेंगे? थर्ड वाला नियम, पग विचलन विधि। तो एफ आई यू आई से इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो चलो, और एफ आई यू आई करने के लिए अब चलो यहाँ से घटाओ, यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच। अब तुम्हें ए और एच भी तो बताना पड़ेगा क्या है। ए क्या है? कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य वो क्या होता है? बीच में पड़ने वाला आंकड़ा, एक्स आई का मध्य पार्ट। तो यहाँ पे कौन है? ये है ना, ये है ए, ठीक है। और फिर क्या है? एच क्या है? एच क्या है? वर्ग अंतराल की माप है, वर्ग माप है। तो वो क्या है? वर्ग माप है, वर्ग माप। तो इन सबको बता देना। वर्ग माप कितनी आ रही है? 20 की। तो वर्ग माप बराबर 20 आ रही। कल्पित माध्य आ रहा है 550, ठीक है। बाकी तो निकाल चुके हो। तो यू आई अब निकालो सब में। चलो, एक्स आई माइनस ए बटे एच, एक्स आई माइनस ए, 510 में से 550 गया, माइनस 40 बटे एच 20, तो -2 हो गया छोटा, है ना। तो ये हो गया -2। नेक्स्ट करते हैं फिर से, इसको करो, इसमें से इसको घटाओगे, यही तो लिखा है, एक में से एक घटाओ, तो कितना आया? -20 आया। -20 को फिर किससे भाग किया? 20 से, तो -1 हुआ ना। -1 ध्यान से करना, नहीं तो गलत होगा। अब इसमें से घटाओगे 0 ही आएगा। 0 को 10 से चाहे जिससे भाग दो, आंसर 0 ही आएगा। अब इसमें से इसको घटाओ तो 20 आ रहा है, 20 आ रहा है ना। कहाँ -20 आ रहा है? इसमें से इसको घटाना है। एक्स आई माइनस ए,
तो 20 आ रहा है, 20 को 20 से भाग दोगे +1, और फिर यही आंकड़े आ रहे हैं प्लस में आएंगे, है ना। यहाँ पे 90 में से 50 गया 40, 40 को 20 से भाग दिया 2 आया, ठीक है, तो ये आ गया 2। ठीक है भाई। अब FI/UI करो, देखो छोटा हो गया। FI/XI करते तो बहुत बड़ा नंबर था, FI/UI कर रहे हो छोटा सा नंबर आ रहा है, हो गया छोटा आंसर। तो -24, ये हो गया -24, -14, और यहाँ करो 800, और यहाँ से करो 6 कम 6, यहाँ 10 दूना 20, तो भाई ये क्या हो गया, -24 जुड़ गया, ये 4 4 8 10 30 38, -38 + 26 कितना हो गया, -38 + 26 12, -12 ना। तो सिग्मा FI/UI क्या आया, -12। सारी कैलकुलेशन सही सही करना, वरना जुर्माने के लिए तैयार रहना। -12, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला लगा देना है x बार का। तो x बार निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सूत्र बोलो, बार बार निकाल चुके हो। x बार बराबर बोलोगे फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला है x बार बराबर a + h × u बार। अब देखो u बार आ रहा है, तो u बार भी तो पहले लिख दो क्या है, तो यहाँ तुम्हें u बार भी लिख देना होगा। u बार क्या है, चलो आगे ही निकालो फिर, तो यहाँ से लिखो u बार पहले निकालो, ये तो फॉर्मूला है माध्य का, ठीक है, यहाँ लिख देना ये माध्य निकाल रहे हो। अब u बार निकालने के लिए हमें फॉर्मूला है सिग्मा FI, भाई u बार निकालना है तो इसी का तो सिग्मा FI/UI बटे सिग्मा FI, तो सिग्मा FI/UI बटे सिग्मा FI। चलो बताओ सिग्मा FI/UI -12, सिग्मा FI यहाँ जोड़े कितना है, 50 है, जोड़ लिए हो ना, 50 है, तो यहाँ 50 लिख दो बटे 50। अब काट दो इसको, कितना आएगा, 2 × 12 और 2 25, -6 बटे 25 u बार आया। तो अब a तो मालूम ही है, a कितना है 550 है ना। अब सब कर देंगे हम लोग, u बार आ गया है -6, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो सूत्र अतः माध्य x बार बराबर फॉर्मूले से है ना, a + h u बार बराबर a मतलब 550 प्लस h 550 प्लस h कितना है 20 गुणे u बार -6 बटे 25, 5 पंजे 25, 5 चौक 20। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं आगे, तो देखो माइनस है ना, तो -24 बटे 5 है ना, यही आया ना, -24 बटे 5 और ये 550, तो ये आ रहा है 550 -24 बटे 5। अब ये गुणा कर लो इसमें, तो 500, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25 और 2 27, ठीक है, -24 बटे 5 घटा लो, 10 में से 4 गए 6 और 4 में से 2 गए 2 और ये 27, ठीक है, 2726 बटे 5। देखो आंसर दशमलव में है कि बटे में है, अगर दशमलव में है तो भाग दे दो, तो भाग दे दो, 545 आ रहा है, 545.2 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, आया है आंसर, चलो हो गया। चलो देखो ये यहाँ पे क्या करना है, जैसा है कि सवाल दिया है, लिखोगे सिद्ध करना है ये बराबर ये, उसके बाद तुम LHS लिख के LHS में यही पूरा पार्ट लिख लोगे, उसके बाद मान रखते चले जाओगे। sin 60 √3/2 इंटू cos 30, ये भी √3/2 माइनस sin 30 1/2 इंटू cos 60, cos 60 की वैल्यू ये भी होता है 1/2 होता है। अब देखो √3 गुणा होगा 3 हो जाएगा और 2 दूना 4 माइनस 1 एकम 1, 2 दूना 4, हर समान है तो डायरेक्ट घट जाएगा, 3 में से 1 गया 2 बटे
4, लासा नहीं लिया जाता जब हर समान होता है। काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बराबर 1/2, तो बराबर RHS है ना, बराबर RHS प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट इसी में देखो, सेकेंड पार्ट tan 52 tan 60, tan 52 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री, tan 38 इंटू tan 38 डिग्री और इंटू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। देख लेना सब सही लिखा है ना। अब इसको सिद्ध करना है, फिर वही लिखोगे सिद्ध करना है, ये बराबर ये, फिर LHS लेकर चलोगे, LHS बराबर पूरा यही नोट करो। लेकिन देखो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए ये कोटि पूरक कोण है आपस में, तो 52 के साथ कौन है, 38 है, और 60 के साथ 30 है। तो उनका तो ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60 का मान मालूम है, 30 का मान मालूम है, तो वहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं। लेकिन इन दोनों को हमें कोटि पूरक के रूप में बदलना पड़ेगा, है ना। तो इन दोनों को बदल लेते हैं, एक बार लिख लेंगे tan 52, एक बार ऐसे लिखेंगे पूरा, तब अगली लाइन में tan 60 डिग्री, tan 38 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब इसको रीअरेंज कर लो, मतलब पुनर्व्यवस्थित कर लो, जो तुम्हें लग रहा है इसके साथ जो है उसको कर लो, तब करो। tan 52 डिग्री के साथ लिखोगे tan 38 डिग्री, है ना, फिर इसका मान रख दो। अब जब दोबारा लिखने की क्या जरूरत है, ये हो गया tan 60 की जगह tan 60 √3, हाँ, और tan 30 होता है 1/√3, है ना, ऐसा हो गया। अब ये दोनों कोटि पूरक हैं, तो tan 52 को लिख सकते हो tan 90 माइनस 38। अब तुम्हारे हिसाब चले तो फिर हो गया, है ना। अब ये दोनों कट गया, ये क्या आ गया 1। अब ये हो गया tan 90 माइनस 38 कितना आया, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, हाँ 90 माइनस 38 लिखा ना। अभी ये tan 38 तो पढ़ा ही, इसको कहाँ भूल रहे हैं, है ना, tan 38, और ये आया है 1, है ना, यहाँ पे 1 आया है, तो ये क्या बनेगा cot 38, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो ये बना cot 38 और ये बना tan 38। कल क्या बताया था, और इसे गुणा होगा तो ये 1 गुणा होगा तो यही आएगा। अब कल क्या बताया था, अपोजिट अगर आते हैं समान कोणों के साथ तो कट जाते हैं ना, तो बराबर 1 आ गया, तो प्रूव हो गया बराबर RHS, है ना, LHS बराबर RHS, तो दोनों सिद्ध हो गया। क्या है, चलो हाँ बोलो। 14 हो गया पहला, ठीक है। 14 के बाद संचयी 12 मतलब इसमें जोड़ोगे 70 आएगा, 70 में 60 जोड़ेंगे 130 आएगा, 130 में फिर 86, 216, फिर 216 में 74, 290, फिर 290 में 62, 352, फिर 352 में 48, 400, ये आ गई। अब इसमें फॉर्मूले में रखते हैं संचयी बारंबारता। तो L तुम्हें पता है क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग कौन होगा, n/2 करने पे जो नंबर आता है उसके जस्ट बाद वाले का वर्ग अंतराल, है ना। तो n कितना है टोटल, इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है, या सिग्मा fi करने पर सिग्मा fi भी कर दोगे तो टोटल कितना आएगा 400 आ रहा है। तो n बराबर 400 है, तो 400 को क्या करें हम 2 से 200, तो 200 आ रहा है। अब यहाँ पे CF जिसकी CF 200 से आगे की हो और जस्ट पहले हो, तो है ना, तो यही है ना ये, ठीक, जस्ट बाद वाली, तो यही 216 है। तो इसका माध्यक वर्ग ये रहा, है ना, ये रहा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग की L क्या है, निम्न सीमा है, 30 हुआ, तो L बराबर 30। ये सब तुम यहाँ लिख दोगे कि L कितनी है, N कितना है, CF कितना है, F कितना है, सब यहाँ पे नोट करोगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक। तो रखते हैं L कितना है, यहाँ पे 30 आ रहा है ना, तो 30 प्लस N कितना है 400 आ रहा है, 400/2 माइनस CF कितना आ रहा है, CF क्या होता है, माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग ये है, इसकी संचयी बारंबारता 216, तो यहाँ लिख देते हैं 216 पूरे का बटे F, हाँ माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की संचयी थी और ये क्या है बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी 86
तो बटे लिख देंगे 86 और गुणे वर्ग माप कितनी है 5 5 का अंतर है ना सब में, तो यहाँ पे 5 लिख दोगे। अब हल कर लो आगे। 30 प्लस ये 20, ये कितना हुआ 200 हुआ। तो माध्यक वर्ग की पहले संचयी बारंबारता CF होती है जो कि 130 है, ठीक है, यहाँ पे 130 है। तो अब 200 यहाँ पे आया, 200 माइनस 130 पूरे का बटे 86 गुणे 5। अब हल करो यहाँ पे। 30 प्लस 200 में से 130 गया 70 बटे 86 गुणे 5, कुछ कट नहीं रहा है ना। तो 30 प्लस गुणा करो सीधे, यहाँ कट रहा है, छोटा कर सकते हो। तो 2 35 70, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, तो 35 पंजे करो, 5 पंजे 25, 5 तिहाई 15 और 2 17 और बटे 43 है ना। अब 43 से यहाँ गुणा करो, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 और ये 0 लग गया। 1290 प्लस 175 पूरे का बटे 43। इसको हल कर लो, कितना आ गया जोड़ने पर 1465 जोड़ने पर आया ये बटे 43। कितना आ रहा है इसको भाग देने पर 34.06। चलो ये आंसर हो गया और इस तरह सवाल डन हुआ। छठवें का खा करेंगे और इसमें देखो क्या लिख रहा है। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो फिगर बनाते हैं, चित्र बनाते हैं और फिर इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे 10 मीटर भवन से एक कोई टावर है, केबल टावर है। तो भवन यहाँ मान लो ये ज़मीन है, ये ग्राउंड है और ये हो गया केबल टावर है ना। इसको 10 मीटर भवन, तो भवन तो छोटा ही होगा ना, ये भवन हो गया। यहाँ से जब शिखर का उन्नयन कोण, टावर का जो शिखर है ये है ना, तो इसका उन्नयन कोण कहाँ से देखना है, इस भवन से देखना है। तो भवन से जो क्षैतिज लाइन ये होगी, यहाँ से कोण बनेगा जब देखोगे तो। यहाँ तुम खड़े हो, ये देख रहे हो है ना, तुम एक बिंदु ही हो, बिंदु की तरह अपने आप को समझो। तो यहाँ से तुम देख रहे हो, इसको थोड़ा और छोटा बनाए क्योंकि एंगल थोड़ा अलग अलग दिखेंगे, 60 वाला छोटा दिखेगा, तो यहाँ से बनाते हैं। तो ये मान लो 10 मीटर है और ये टावर है। तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से बनता है, ये उन्नयन कोण है और ये क्षैतिज रेखा है। तो यहीं से तो बनेगा उन्नयन कोण, जहाँ पे तुम खड़े हो। अब ये ज़मीन से थोड़ी ना देखोगे, तुम यहाँ खड़े हो तो यहाँ से बनेगा उन्नयन कोण। ये बनता है 60 डिग्री, ऐसा दिया हुआ है। और यहीं से जब टावर के पैर को देखते हैं, फुट को पाद बिंदु बोला जाता है, फुट को, ये टावर का फुट है, इसको जब देखते हैं तो यहाँ से नीचे झुकोगे और ये बनेगा अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको कहते हैं, एंगल ऑफ, और इसको क्या बोलते हैं, डिक्लाइनेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इस कोण की वैल्यू कितनी है, मान कितना है इसका, डिप्रेशन बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो अवनमन कोण हिंदी में तो कितना है वो 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ठीक, इतना बना। अब देखो चित्र बन गया। अब तुम नाम रख दो यहाँ पे कुछ, A B यहाँ पे रख दो, ये C है, ये D है और यहाँ पे कुछ भी रख दो, ये E हो गया मान लो, ऐसे नाम रख दो क्योंकि त्रिभुज में काम करना है ना हमें। तो बस अब देखो क्या कह रहा है, क्या बताना है हमको, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये पूरा BC ज्ञात करना है। तो मान लिया टावर की ऊंचाई क्या है, कैपिटल H मान लेते हैं, और CD को मान लेते हैं कितना है, H है, क्योंकि अभी हमें क्या करना होगा, पता ही है क्या करना है, दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये कोण 45 डिग्री है, तो ये समांतर रेखा है ना दोनों, तो यहाँ पे एकांतर कोण बनेगा, तो ये भी कितना है, 45 डिग्री है। तो त्रिभुज ABE में काम करेंगे और ये दिया हुआ है 10 मीटर, ये है 10 मीटर, तो 10 मीटर AE है और DB भी कितना है, 10 मीटर है, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। तो यही सब बातें लिख दोगे यहाँ पे, कौन क्या क्या दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, और इसको मान लेंगे ये क्या है, X है, X मानो या रहने दो, AB ही रहने दो, ठीक है। तो अब बात जो जो दिया है वो यहाँ लिख दोगे, क्या क्या दिया है, भवन की ऊंचाई, यहाँ लिखोगे भवन की ऊंचाई AE बराबर 10 मीटर है ना, लिखोगे भवन की ऊंचाई AE, यहाँ लिखना भवन की ऊंचाई AE बराबर 10 मीटर। फिर क्या लिखोगे, और क्या दिया हुआ है, अवनमन कोण, शिखर का उन्नयन कोण, ऐसे लिख लेना 60 अंश,
और टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 अंश, ये सब लिख लेना। फिर लिख देना यहाँ पे ई ए या ए ई किसके बराबर है, बी डी के बराबर है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखोगे, माना टावर की ऊंचाई कितनी है, माना टावर की ऊंचाई कैपिटल एच, टावर की ऊंचाई कैपिटल एच, तो ऐसे लिख देना माना टावर की ऊंचाई। तो जो जो चीज़ें दी हैं उसको तुम्हें लिख देना है, कैपिटल एच है, ठीक। तो अब काम करते हैं, त्रिभुज नाम लेते हैं। देखो इस त्रिभुज में काम करेंगे तो ये ए बी निकल आएगा, क्योंकि एक भुजा दी कोण दिया। इस ए बी को किसके बराबर लिख देंगे, ई डी के, तो ये भी लिख देते हैं ए बी बराबर ई डी, ये भी लिख दिया, ठीक। अब काम करते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में लंब बटे आधार, मतलब ए ई बटे आधार कितना है ए बी, ये बराबर tan 45 है ना, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 45। tan 45 का मान कितना होता है बताओ भाई, tan 45 का मान tan 45 1 होता है। तो ए कितना दिया हुआ है 10, तो ए बी निकल जाएगा यहाँ से, तो ए बी यहाँ है, ए बी इधर जाके गुणा होगा तो क्या बनेगा ए बी इंटू 1 ए बी, तो इसी को सीधा लिख रहे हैं, ए बी बराबर 10 आ रहा है ना, यहाँ जाएगा तो ए बी होगा, ए बी बराबर 10 मीटर, तो ये तुम्हें मिल गया ए बी। तो क्योंकि तुम्हें मालूम है कि जितना ए बी है उतना ही ए बी के बराबर ई डी भी है, तो अतः यहाँ पे लिख लेंगे अतः ई डी बराबर भी कितना हो गया 10 मीटर, तो ये मिल गया हम लोगों को, ठीक है, ए बी और ई डी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब चलते हैं त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में लिखेंगे पुनः त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है भाई, ई डी बराबर मिल चुका है 10 मीटर। त्रिभुज सी डी ई में क्या क्या मालूम है लिखो, इसमें भी सी डी ई में लंब बटे आधार, मतलब सी डी बटे ई डी बराबर कितना कोण बना है वहाँ पे इस त्रिभुज में 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब इसी को आगे हल करेंगे यहाँ पे, तो सी डी कितना है, सी डी तो एच माने हो तो उसको एच मान लेते हैं, या सी डी ही लिख, चलो एच मानो, चित्र में बनाए हुए एच बटे ई डी तुमने बताया ना अभी 10 मीटर है, तो ई डी की जगह क्या लिख देंगे 10 मीटर बराबर tan 60, वो कितना होता है √3 होता है, तो h बराबर क्या आ गया √3 गुणे 10। अब देखो यहाँ दिया है √3 का मान तुम्हें लेना है 1.73, ये दिया हुआ है, ये सब लिख देना जो दिया है, √3 बराबर 1.73 लेना है। यहाँ मान रखेंगे 1.73 गुणे 10, तो 10 से गुणा होगा 0.1 अंक आगे आ जाएगा, तो 17.3 आ जाएगा, तो h आ गया 17.3 मीटर। ये तो अभी टावर की ऊंचाई नहीं आई है, ये आई है, टावर की ऊंचाई क्या है BC है, कैपिटल H है, तो हो गया ना। तो तुम्हें h पता चल गया, BD 10 है ये भी पता है तुम्हें, AE बराबर BD लिखे हो ना, बराबर कितना 10 मीटर है ना, तो ये भी 10 मीटर है, 10 मीटर में h को जोड़ दो आ जाएगी टावर की ऊंचाई। तो लिखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कैपिटल H बराबर क्या क्या आएगा BD प्लस H, तो BD प्लस H लिख देंगे। BD कितना है यहाँ लिखे हुए हो 10 मीटर, तो 10 प्लस H कितना निकाले हो 17.3, तो कितना आ गया 27.3 मीटर, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया टावर की ऊंचाई, ठीक है, ये निकल गया। चलो अब अगला करते हैं इसी में, इसका घ में तो रचना है, जल्दी से रफली बताएंगे, बाकी सब क्या क्या लिखना है वो पहली वीडियो में बताया जा चुका है कि रचना के चरण कैसे लिखने हैं, वो तुम जाकर देखो शुरू से। तो देखो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज की रचना पहले कीजिए। आपको त्रिभुज बनाना है, नाम दे देते हैं, रफ त्रिभुज ऐसे ही बना लो, इसमें जो जो दिया है वो लिख दो, ABC, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तीनों भुजाएं दी हुई हैं 5, 6 और 6.5,
तो मान लो ए बी क्या है 5 सेंटीमीटर की है और ये 6.5 सेंटीमीटर की है और दूसरी वाली कितनी है, तीसरी वाली 6 सेंटीमीटर की है। तो ऐसे रफ में लिख दो, उसके बाद इसको रफ में बनाने यहाँ लिख देना ये क्या है, रफ चित्र है, रफ चित्र। इसकी मदद से अब तुम्हें गोला प्रकार पटरी की सहायता से बनाना है। तो क्या करते हैं, इस त्रिभुज को कैसे बनाएंगे, BC 6 सेंटीमीटर एक स्केल पर पहले क्या करेंगे, एक बड़ी लाइन खींच लेंगे, इसका नाम दे देंगे B और यहाँ पे कुछ नाम दे देंगे, मान लो ये दे दिया तुमने Y, BY। अब इस लाइन पर जितना दिया है 6.5 चाप लेंगे, कहाँ पे, गोला प्रकार से स्केल पे 6.5 सेंटीमीटर का और एक चाप 6.5 सेंटीमीटर का यहाँ लगा देंगे, क्योंकि मालूम है कि ये 6.5 क्या है, BC है, तो यहाँ का नाम क्या रख दोगे, C। अब B से 5 सेंटीमीटर का चाप, मालूम है ना कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का चाप लोगे और एक चाप यहाँ पे ऐसे लगा दोगे, ऐसे काट देगा, कुछ करना नहीं है। फिर यहाँ C से कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का एक लोगे चाप आर्क और C पे रख के लगाओगे, दोनों जहाँ काटेंगे ऐसे, उस बिंदु का नाम मालूम है तुम्हें क्या रखना है, A रखना है, तो यहाँ पे A रख देना और फिर A से B को स्केल से मिला देना, स्केल से मिलाना है, तो ये त्रिभुज बन गया जो दिया गया था। अब इसकी हेल्प से तुम्हें जो 10th में, ये तो क्लास 5 की रचना है, क्लास 10th में क्या करना है, इस त्रिभुज का एक स्केल गुणक दिया हुआ है जिसकी संगत भुजाएं 2/3 होती हैं। ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी संगत भुजाएं, करस्पॉन्डिंग साइड्स इस त्रिभुज की 2/3 है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केल गुणक कहते हैं। स्केल गुणक तुमको दिया हुआ है, स्केल गुणक दिया है 2/3। तो इसको करना क्या है तुम्हें, ये तो यहाँ लिखो क्योंकि यहीं से हमें आगे बढ़ना है। स्केल गुणक दिया हुआ है 2/3, भाई बता चुके हैं, स्केल गुणक देगा या कहेगा कि जो त्रिभुज बनाना है उसकी भुजाएं इसकी भुजाओं की 2/3 है, तो वही दिया हुआ है 2/3। तुम्हें क्या करना है, अब इस बिंदु को, इस बिंदु से इस रेखा की न्यून कोण बनाती हुई एक बड़ी रेखा खींचनी है जिसका नाम दे देना है BX। यहाँ B है तो BX हो गया। ये रचना के चरण हम बता चुके हैं कैसे करना है। तो न्यून कोण बनाती हुई इस पे कितने टुकड़े करने हैं, इन दोनों में जो बड़ी संख्या है, चाहे ऊपर न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर, अंश या हर, 3 है ना बड़ा, तो तीन खंड करने हैं तुम्हें बराबर बराबर। तो गोला प्रकार पे ले लिया 2 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का और ऐसे काट दिया, 1 हो गया, 2, फिर ऐसे 3 टुकड़े हो गए। इनके नाम रख देना, ये B है तो ये क्या हो गया, B1, B2 और ये हो गया B3। फिर B3 को C से मिला देना है स्केल से, ठीक है, B3 को C से मिला देना है स्केल से, स्केल से मिल गया। अब क्या करना है तुमको, इस पे जो दूसरा वाला पॉइंट है 2 पर तुम्हें BC के समांतर, ये B3C के समांतर एक लाइन खींचनी है। समांतर खींचने के लिए इसके बराबर तुम्हें यहाँ पर कोण बनाना है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे रखेंगे गोला प्रकार, एक चाप लगा देंगे, ठीक है, चाप लग गया ये। फिर वही गोला प्रकार बिना हिलाए कहाँ रखोगे, 2 मतलब B2 पर, जो संख्या है वो यहाँ पे 2 है तो B2 पर यहाँ रखोगे और एक चाप लगाओगे तो ऐसे काटेगा, ऐसे यहाँ से घुमा के ले जाओगे तो ये काट रहा है, यहाँ पे काट दिया, ठीक है, यहाँ पे काट दिया। तो अब तुम्हें क्या करना है, फिर से यहाँ जाओ और इसके बराबर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दूरी है इसको तुम गोला प्रकार से ऐसे नाप लो। अब तुम जहाँ काटा है इसने वहाँ रखो और एक चाप लगा दो। तो ये जो काट रहा है वो ऐसा काटेगा कि तुम्हें इसके समांतर एक रेखा बनेगी। तो यहाँ पे जब एक चाप काट दोगे तो इस कटान बिंदु यानी B2 को और इस कटान बिंदु को स्केल की सहायता से ऐसे मिला दोगे और यहाँ कुछ नाम दे दोगे C डैश, क्योंकि यहाँ C है तो यहाँ पे C डैश, ठीक है। फिर से तुम्हें यही काम यहाँ करना है, इस कोण के बराबर यहाँ एक कोण बनाना है। तो फिर से गोला प्रकार यहाँ रखेंगे और अपनी मर्जी से एक चाप लगाएंगे यहाँ से, ये मान लो चाप लग गया। अब वही चाप तुम्हें यहाँ लगाना है इस जगह पे। तो इस जगह पे जहाँ ये काटेगा एक चाप लगाओगे, ऐसे काट देगा, है ना, ऐसे काटेगा। तो जहाँ पे काटा है वहाँ पे अब एक नाम लिख दो या ना लिखो, ऐसे रहने दो। अब क्या करो, फिर यहाँ जाओ, यहाँ से ये दूरी नापो, जो अभी यहाँ नापे थे जैसे ये दूरी वैसे ही ये दूरी नापो। फिर यहाँ कटान बिंदु पे रख के एक चाप लगाओ। अब इस काटान बिंदु और ये जो C डैश है इसको स्केल की सहायता से मिला दो।
जहां काटे उसका नाम ये ए है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ए डैश। अब ये वाला ट्रायंगल तुम्हें यही रचना करनी थी, फाइनली यही वाला ट्रायंगल तुम्हें बनाना था, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। तो फिर लास्ट में लिख देंगे अभीष्ट त्रिभुज, अभीष्ट मतलब जो चाहिए था, अभीष्ट त्रिभुज कौन सा नाम पड़ा, ए डैश बी सी डैश प्राप्त हुआ, ए डैश बी सी डैश प्राप्त हुआ। अब ये रचना याद हो जानी चाहिए, इतनी 3-4 बार आ चुका है ये सवाल, समझ में आया। अब ये नहीं कि फिर से तुम्हें पढ़ाया जाएगा, इसी में याद करते चलो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6वें का घ हो चुका है। अब चलेंगे 7वें क्वेश्चन पर। 6वें का, अच्छा ये खा था, सॉरी ये खा था, खा नहीं था यार, घा ही तो था, है ना। अब गा नहीं किया क्या, अच्छा रुक जाओ, फिर घा पहले कर दिया। देखो ये घा था, 6वें का घा था, 6वें का गा में देखो क्या दिया हुआ है, इसको मिटाते हैं तो करते हैं। तो ये देखो 6वें का गा, क्योंकि घा हम लोग पहले कर चुके हैं, गा बाद में हो रहा है। तो देखो गा में ये 2 समीकरण दिए गए हैं, इन्हें तुम्हें वज्र गुणनखंड विधि से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि। तो कैसे करेंगे, इसका सूत्र होता है, उससे करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे मानक रूप में बदल लो, क्योंकि मानक रूप ये है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, ax + by + c। तो देखो c तो इधर है, बराबर 0 होना चाहिए, तो बराबर 0 पहले इसको बना लो। तो क्या बनेगा ये 2x + y, 5 को इधर लाओ तो -5 बराबर 0। अब हुआ इस रूप का, मानक रूप का, इसको भी बनाओ, 3x + 2y और 8 को इधर लाओगे तो -8 बराबर 0। ये मानक रूप हो गया। तो इससे तुलना करो तो पता चलेगा कि a1 कितना है ना, a1 कितना है 2 है, और b1 कितना है 1 है, y के बगल में 1 होता है ना, y के बगल में b है, c मतलब ये नंबर कितना है c1 -5 है, लिख दिया। इसी तरह इसमें से a2 लिखो, a2 कितना है 3 है, और b2 कितना है 2 है, और c2 कितना है इसमें -8 है, ठीक, ये मिला तुम्हें, ठीक है भाई। अब तुम्हें क्या करना है, सूत्र लगाना है, वज्र गुणन विधि का, जो वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या है, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र, सूत्र है x बटे b1 c2 माइनस b2, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, क्रम भी याद रखो, b से शुरू होगा, b के बाद c, फिर क्या होगा, यही दोनों पलट जाएंगे, 2 इधर आ जाएगा, b2 c1, और फिर बराबर, ठीक है, पलट गया, x के बाद अब y बटे, अब b1 था ना, तो b के बाद क्या आता है c आता है, तो यहाँ लिखोगे c1, c के बाद क्या आता है, फिर a आएगा कि नहीं, a b c में, तो b के बाद c के बाद यहाँ लिखेंगे a1 c1 a1 के बाद 2, फिर ये पलट जाएगा, 2 इधर 1 इधर, तो हो जाएगा c2 a1, ठीक है, ये सूत्र। और फिर 1 बटे, अब c के बाद क्या आएगा, b हो गया, c हो गया, अब क्या आएगा a आएगा, तो a1 a के बाद b आएगा, है ना, जैसे यहाँ पे आया था ना, c के बाद a आया, तो a के बाद b आएगा, लेकिन 1 के बाद 2 आएगा, तो a1 b2 माइनस अभी पलट जाएगा a2, हाँ a2 b1, ये सूत्र है, ठीक है। इसी में सारे मान रखते जाओ, एक्स वाई आ जाएगा। तो चलो, क्योंकि हमें एक्स वाई निकालना है तो लिखते हैं x बटे b1, b1 c2 1 -8 है ना, तो ये 1 के साथ गुणा हुआ -8, फिर माइनस लगाओ, b2 c1 है ना, b2 c1, b1 c2 हो गया। अब लिखेंगे b2 c1, 2 × -5, तो यहाँ लिख देंगे 2 × -5 लिख दिया। फिर यहाँ पे अब इसमें, इस पूरे में से माइनस करना, माइनस हो गया ना अभी ये, हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, y पे चलते हैं, y बटे c1 a2, हाँ c1 a2, तो -5 × 3, फिर माइनस लगा है c2 -8, तो फिर माइनस आ रहा है ना, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस आ रहा है। चलो कर लेते हैं पहले, -8 × a1 मतलब 2 हो गया, ठीक है।
अब ये हो गया एक, तो इसमें चलते हैं हम लोग अगले वाले में, बराबर 1/A1 2 गुणे B2, B2 मतलब 2 माइनस B2 A2 3 गुणे B1, B1 मतलब 1, ये हो गया। तो देखो अब क्या करें, इन दोनों को साथ में अगर लोगे बराबर करके तो क्या मिलेगा, ना x मिलेगा ना y मिलेगा, दोनों अलग। इसको इसके साथ मिलाओ क्योंकि सब बराबर है ना, तो इसको इसके बराबर लिख सकते हो तो x मिल जाएगा। फिर अगली बार इसको इसके बराबर लिख लो तो y मिल जाएगा। तो पहले सरल कर लो तब करो। तो x बटे ये देखो -8 बना और दोनों माइनस है तो +10 +10 बन गया। अब इधर चले जाओ, y बटे -15 और ये दोनों प्लस बन गया तो +16 बराबर। अब यहाँ आ जाओ 1/4 -3 हो गया। और सरल होगा अभी तो यहाँ करते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, +2 है ना, +2 आएगा ना, ये 10 माइनस है और ये +1 आएगा, +1 आएगा। तो आ गया x/2 बराबर y/1 बराबर 1/1, यानी 1/1 का मतलब 1 ही होता है ना। तो 1/1 चलो लिख देते हैं, 1/1 एक बार लिख देते हैं। अब चलो एक बार इसके साथ लो, तो x/2 बराबर 1/1 है ना, एक बार इसके साथ लेना है एक बार इसके साथ। तो x बराबर 2 इधर जा गुणा हो गया, 1/1 तो एक ही आएगा, 1 के साथ 2 गुणा हो गया बराबर 2 आ गया। तो x बराबर 2 आ गया। पुनः अब y के साथ ले लो, y तो y/1 बराबर 1/1 यानी y बराबर 1 आ जाएगा, है ना। तो ये मिल गया। अतः x बराबर यही, अब फिर लास्ट में लिख लोगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 4 नंबर। 7वें का क्या करेंगे, तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो लिख लेंगे, दो संख्याएं बोली जा रही, माना संख्याएं x तथा y, लिख लेंगे माना संख्याएं x तथा y। अब फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार लिखने के बाद अब क्या कर लेंगे, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, जैसे बोला है वर्गों का अंतर कितना है, 180 है, 180। ठीक है, लिखने वाला काम कर लेना, बोल दिया है वो सब लिख लेना। छोटी संख्या बताओ, इसमें छोटी कौन है, जो घट रही है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो ये छोटी होगी, तभी तो ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये बड़ी होती तो यहाँ नेगेटिव आता ना, तो इसका मतलब y क्या हो गई है, छोटी हो गई है। अब कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो फिर से लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, छोटी संख्या का वर्ग बराबर है बड़ी संख्या के 8 गुने के, ऐसा बोल रहा है, लिख दिया। तो y² बराबर क्या मिल गया तुमको, 8x मिल गया, है ना। अभी समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 2 से y² का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो ये लिख दोगे। y² का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा लिखेंगे, तब करेंगे। तो रख दे रहे मान x² माइनस y² की जगह में क्या लिख सकते हैं, 8x लिख दिया बराबर 180। देखो द्विघात बन गया, 180 इधर ले आओ, x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि करो या सूत्र लगाओ, कैसे कर सकते हो। तो क्या गुणनखंड, ऐसी कोई दो संख्या जिनको पहले a इंटू करो, a इंटू सी, a कितना है 1 है, c कितना है -180 है, तो बराबर आ रहा है -180। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 180 आए और घटाने पर 8 आ जाए, कोई है ऐसी संख्या बताओ। अगर डायरेक्ट नहीं मिल रही है तो क्या करें, गुणनखंड कर ले। यहाँ पे एलसीएम नहीं बोला जाता, तुम लोग एलसीएम क्यों बोलते हो, इसको गुणनखंड कर लो। देखो 2 9 18, 2 45, फिर 3 15 और फिर 3 5 और फिर 5 1। अब इसी में ढूंढो वो संख्या मिल जाएगी जिनको गुणा करने पर 180 आएगा और घटाने पर 8 आ जाएगा। तो देखो कौन है,
45, अब यहाँ पे 3 त्रिका 9 दूनी 18, ये देखो ये हो गया 18 और ये हो गया 10, तो 18 दाम 180 और 18 में से 10 घटाओगे तो 8 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यही रख देंगे यहाँ पे, ये रफ में करना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ब्रैकेट में 18 माइनस 10, घटाने को बोला गया है ना, ये चिन्ह जो करेगा जो बताएगा वही करेंगे यहाँ पे। तो 18 माइनस 10 यहाँ हो गया माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, इसी को तोड़ कर लिख रहे हैं 18 और 10 में। तो अब ये गुणा कर लो इन दोनों को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x और माइनस माइनस प्लस हो गया 10x माइनस 180 बराबर 0। अब दो का पेयर बनाओगे और गुणनखंड कर दोगे, यहाँ आ रहा है ना, तो x कॉमन लो यहाँ से, क्या बना x माइनस 18 और यहाँ क्या कॉमन लोगे 10, तो x माइनस 18, 10 से भाग होगा 18 आएगा, तो बराबर 0। अब अलग अलग इसको हल कर लेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो आगे यहाँ पे दिखा देंगे x माइनस 18 कॉमन है, फिर बनेगा x प्लस 10, तो आगे आ जाएगा x माइनस 18 और गुणे x प्लस 10 बराबर 0। ये आया, तो अलग अलग अगर ये अलग अलग निकालो, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 है तो x बराबर 18, और यदि x प्लस 10 0 है तो x बराबर माइनस 10। तो फिर यहाँ लास्ट में लिख दो, अतः मूल निकालने को बोला है ना, अतः मूल अल्फ़ा बराबर 18 और बीटा बराबर माइनस 10, यही उत्तर हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, तो 7 के का अथवा एक पार्ट कर चुके हो, एक दूसरा पार्ट है, दोनों में से एक ही करना है, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए समझाने के लिए कर दे रहे हैं। दोनों में से कोई भी जो तुम्हें समझ में आए वो करो। तो देखो यहाँ पे इस तरह से जब समीकरण दिया है तो इसे क्या करेंगे, मानक रूप में हमें बदलना पड़ेगा रैखिक समीकरण का। ये रैखिक समीकरण का मानक रूप नहीं है, तो ऐसे समीकरणों के लिए हम क्या करते हैं, p और q मानते हैं ना। देखो ये 3x प्लस वाई है और 3x माइनस वाई है, यही यहाँ पर भी है, दूसरे समीकरण में भी 2 समीकरण दिए गए हैं, तो पहले वाले में भी बटे में वही है और दूसरे वाले में भी वही है। तो हम मान कर करेंगे, माना यहाँ से माना 3x प्लस वाई बराबर p मान लेंगे, तथा हाँ 3x माइनस वाई बराबर q मान लेंगे। तो अगर ऐसा मानेंगे तो पहला समीकरण क्या बनेगा, तो इससे पहला समीकरण 2 बटे p नहीं बनेगा। देखो यहाँ तुमने गलत बोल दिया, थोड़ा सा 1 अपॉन बोलना चाहिए था, ये 1 अपॉन है ना, यहाँ पे 1 है कि नहीं, यहाँ पे ये 1 है ना, इसी तरह यहाँ पे भी गुणे में 1 है ना, तो 1 गुणे 1 बटे है ना, ऐसे बोलना है, तो 1 बटे में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी जगह क्या होगा 2 और गुणे में 1 बटे ये आ रहा है, और 1 बटे इसको तुमने क्या माना है, p माना है, यहाँ लिखेंगे p। कंफ्यूजन नहीं करना है कि p को नीचे मत लिख देना बटे में, क्योंकि भाई पूरा तुमने ये वाली पार्ट को p माना है ना, और ये वाला पार्ट तो पूरा 2 से गुणा है, तो 2 गुणे p लिखोगे, 2 गुणे p, ठीक है, प्लस फिर 1 बटे 1 गुणे क्या हो रहा है, 1 बटे फिर से ये आया, तो ये चीज़ क्या है पूरी बटे में q है, तो ये क्या आ गया, q आ गया बराबर 1। तो इसको समझाने के लिए लिखा था, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या, 2p प्लस q बराबर 1। तो एक समीकरण, पहला समीकरण यहाँ बना, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरा समीकरण करेंगे, ये समीकरण नंबर 1 डाल दो और इसको कुछ नाम दे दो, ये समीकरण a है, क्योंकि ये लोग अलग हैं तो नाम अलग रख रहे हैं, समीकरण a, समीकरण b। अब इसी तरह से तुम इसमें भी बनाओ, यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, ये भी वही चीज़ है ना, तो 1 गुणे 1 बटे यानी 1p बन रहा है यहाँ, है ना, तो 1p, 1 इंटू पूरा मिला क्या बना p माइनस 2 इंटू q बना ना, बराबर माइनस 3 बटे 4। अब इसको इधर करके गुणा करो, 4 एकम 4p माइनस 4 दूना 8q बराबर माइनस 3। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया, इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों को तुम्हें हल करना है, चाहे विलोपन से करो चाहे प्रतिस्थापन से करो। तो विलोपन से करने के लिए हमें यहाँ p देखो बराबर बनाना पड़ेगा कोई बराबर नहीं है,
तो दिख रहा है, इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये और ये वाला p बराबर बन जाएगा। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, घटाओगे तब तो माइनस बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा, गुणा करके बोल दे रहे हैं, बाकी तुम लिख लेना, 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, तो वही चीज़ करते हैं। तो 4p में से हम 8q बराबर -3 में से घटाना है, इसमें 2 से गुणा करके, तो 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 प्लस 2q बराबर 2, तो क्या बनेगा 4p, अभी माइनस नहीं लगाते हैं, गुणा करते हैं पहले, 2 दूनी 4p प्लस 2q बराबर, यहाँ गुणा किए 2 एकम 2 से कर रहे हैं ना, यहाँ लिख दिया है 2 से गुणा करके घटाने पर। अब घटाने पर लिख देते हैं, थोड़ा सा बचा ही है, घटाने पर, घटाने पर, कहाँ से घटाने पर, समीकरण 2 से घटाने पर। देखो पूरा सेंटेंस नहीं आ रहा है, बोल दिया है वो लिख लेना, ठीक। अब घटाओगे तो चिन्ह, जैसे ही घटाने के चिन्ह लगाओगे सब बदल जाएंगे, है ना यहाँ पे। तो अब करो, ठीक है, तो -p 4 + p कट गया, दोनों माइनस है, जुड़ गया 10q, और यहाँ पे माइनस माइनस फिर से जुड़ गया तो -5 हो गया, ये -10q। अब यहाँ से q निकालोगे तो दोनों माइनस है, कैंसिल, और 10 नीचे जाएगा तो 1/2 आएगा, है ना, 5/10 तो 1/2 बनेगा, तो q बराबर क्या मिला 1/2। अब p चाहिए तुमको, तो यहाँ रख दो q का मान और p निकाल लो, तो क्या लिखेंगे, q का मान समीकरण 1 में रखने पर, और रख देंगे। अब तुम ये लिख लेना ये बात, अब लिख रहे हैं तो यही समीकरण है 2p प्लस q का मान है 1/2 बराबर 1, है ना, 1/2 उधर गया, घटेगा, तो 2p बराबर यहाँ आ रहा है ना, 1 में से 1/2 घटेगा तो 1/2 ही तो आएगा, चाहे एलसीएम लेके करो चाहे कॉमन सेंस से करो, तो 1/2 आया। अब ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ नीचे जाएगा, तो p बराबर क्या मिल जाएगा 1/4 मिल जाएगा, 2 नीचे जाएगा ना यहाँ, तो 1/4, तो ये बन गया तुम्हारा p का मान। अब क्या करें, p और q तो चाहिए नहीं था, x चाहिए था, तो अब इन दोनों के मान a और b में रखने पर यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे p तथा q के मान समीकरण a तथा b में रखने पर, तो रखते हैं a में 1/3x + y बराबर p मीन्स 1/4, तो ये समीकरण बनेगा, ये पूरा 1 से गुणा होगा तो क्या बनेगा 3x + y बनेगा, है ना, इधर जाके 4 इधर गुणा होगा तो 4 बन जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 हो गया, है ना, समीकरण नंबर 3। अब फिर से q का मान उसमें रखोगे तो पुनः 1/3x - y, अब q का मान क्या रखें 1/2, 1/4, अब 1 कितना है 1/2, हाँ, q का मान 1/2 है, तो वहाँ रख दिया। अब ये पूरा समीकरण 1 से गुणा होगा तो 3x - y बनेगा, 2 इधर से गुणा होगा, 2 एकम 2 बनेगा, समीकरण नंबर 4। अब 3 और 4 को हल करोगे तो तुम्हें x और y मिलेगा, ठीक है। 1 मिनट, देखो यहाँ से फंस रहा है, हाँ, एक्स वाई मिलेगा। तो अब हल करो समीकरण 3 और 4 को हल करने में क्या करें, विलोपन जोड़ दें, है ना, तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि द्वारा हल करने पर, या लिख दें जोड़ने पर, सीधे लिखो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं 3x + y बराबर 4 में जोड़ देते हैं 3x - y बराबर 2, क्योंकि जोड़ इसलिए रहे कि ये प्लस माइनस था ना, ये माइनस से प्लस कट जाएगा, तो जोड़ दो सीधे, ये कट गया, 3 3 6x, और ये दोनों जुड़ गया तो 6 आ गया, तो 6 जाके भाग देगा, x बराबर 1 मिल जाएगा। अब क्या करें, x का मान कहाँ रख दें, x का मान कहाँ रख दें, किसी में रख दो, चाहे समीकरण 3 में रख दो चाहे समीकरण 4 में रख दो, तो समीकरण 3 में रख दें, तो x लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4, तो समीकरण 3 में रखोगे x का मान तो y नहीं आ जाएगा, तो यहाँ रख दो सीधे, तो 3 गुणे x का मान 1 प्लस y बराबर 4, तो 3 एकम 3 उधर जाएगा, तो 4 में से 3 घट जाएगा, 3 एकम
हाँ तो y बराबर भी 1 आएगा, तो x बराबर 1 और y बराबर 1 लास्ट में लिख देना। अतः x बराबर 1 y बराबर 1 उत्तर यहाँ लिख देते हैं। चलो अतः x बराबर 1 और y बराबर भी 1, यही हो गया आंसर। ठीक है, डन। तो 7 का खा देखते हैं। तो का में से एक पार्ट कोई करना है, जो भी हमने किया उनमें से कोई एक करना, उसी तरह फिर ख में से भी एक पार्ट करना है। करना दोनों है, 7 के का में से एक पार्ट करो, फिर 7 के ख में से भी एक पार्ट करो जो तुम्हें सही लग रहा हो। तो हम दोनों फिर ख का भी दोनों करते हैं। पहले ख का पहला पार्ट देखो क्या है। एक ठोस एक शंकु के आकार का है। शंकु के आकार का ठोस है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर रखा हुआ है, अध्यारोपित है। तो ठोस तो ये शंकु था, शंकु कहाँ रख दिया, अर्धगोले पर, इस अर्धगोले पर रख दिया। और दोनों की आधार की त्रिज्या समान है, दोनों के आधार की त्रिज्या समान है। तो यदि अब क्या कहना है, अर्धगोले पर त्रिज्या समान रहेगी अगर ऐसे रखा है तो देखो इधर भी r हो गया और ये भी त्रिज्या ही होगी, है ना, और इधर भी त्रिज्या ही होगी। ठीक, अब क्या करें, अब कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो, गोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान है। तो पहले दोनों का सूत्र लिख देते हैं और फिर दोनों को समान दिखा देंगे। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, यहाँ पे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल, पाई आर एल। अब देखो आर, ये एल तो यहाँ है ना, ये तो ये तुम्हें निकालना पड़ेगा इस त्रिभुज में। तो कुछ नाम दे दो, ए बी सी। तो इस त्रिभुज में ये ओ नाम दे देते हैं। तो त्रिभुज ए बी ओ में से हमें क्या करना होगा, एल निकालना होगा। ठीक है, एल निकालते हैं। चलो तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में निकालते हैं एल। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर क्या हुआ, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये आ गया, एल का मान आ गया। ठीक है, अब इस सूत्र में रख देंगे हम लोग इसकी वैल्यू को। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हुआ, यहाँ लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ, दिस इम्प्लाइज शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई इंटू आर, आर इंटू एल, एल मतलब ये चीज़ है ना, रूट के अंदर जो आया है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लिखते हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या करना है, बोला है प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों का वक्र पृष्ठ बराबर है ना। प्रश्नानुसार बोला है दोनों वक्र पृष्ठ बराबर हैं, तो लिख देंगे। पहले क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये लिखोगे तुम। तो पहली लाइन में क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। फिर अगली लाइन में दोनों का मान रख दो। ठीक है, तो शंकु का कितना है, पाई इंटू आर और रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये बराबर है किसके, गोले के, अर्धगोले के। डेट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर। तो तुम्हें आर निकालना है और एच भी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, देखो यहाँ से पाई और पाई कट गया, कैंसिल हो गया, और देखो एक आर से एक आर भी कैंसिल हो गया। तो आर बराबर क्या, यहाँ पे अब देखो क्या बचा, 2r बचा और यहाँ पे रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसी को सीधा लिख देंगे 2r, ये 2r है ना, 2r बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग करोगे तभी तो निकलेगा, तो दोनों ओर लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या बनेगा, यहाँ वर्ग करोगे तो 4r स्क्वायर है ना, कर देते हैं एक बार, 2r स्क्वायर बराबर यहाँ वर्ग करोगे तो रूट के अंदर का, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका भी वर्ग करना है। तो वर्ग करने पे रूट हटेगा, यहाँ बनेगा 4r स्क्वायर, यहाँ रूट हटेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर इधर ले आओ तो 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो 4r में से एक आर स्क्वायर गया तो 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटे 3, तो r बराबर रूट बन जाएगा है ना, रूट एच स्क्वायर बटे 3। एच स्क्वायर का रूट h आएगा और 3 का नहीं निकलेगा,
तो √3 आ जाएगा। तो r, तो अब ये देखो r आ गया। अब पूछा क्या है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछा है, तो यहाँ से डायरेक्ट बन रहा है, h इधर लाओगे तो r/h नहीं बन जाएगा। तो यहाँ से आ गया r/h बराबर 1/√3, यही पूछा गया है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो लास्ट में यहाँ लिखोगे अतः त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात बराबर कितना आ गया, r/h बराबर आ गया 1/√3। ये आंसर है। ठीक है, ठीक।